हेलो 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 हेलो। चुप हो जा। बुक कर। हेलो 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 हेलो। श्री रुक जा 5 मिनट। आवाज एको हो रहा है। तुमको मेरी आवाज आ रही है? चलो ओके। हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले तुम लोग फटाफट बताओ तुमको मेरी आवाज आ रही है? फटाफट बताओ तुमको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ओके। चलो ऑल राइट गाइस। ऑन है ऑन है। हेलो 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 परफेक्ट। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। ओके गाइस। ऑल राइट गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। 2 घंटे फुल एनर्जी रिविजन करने वाले हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मेरी बात सुनो दोस्तों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट 3 से। यूनिट 3 एजेंसी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले यूनिट 3 करेंगे, फिर यूनिट 2 करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट 1 करेंगे। सर यूनिट 3 एजेंसी, मेरे को बताओ एजेंसी में कितने पार्टीज होते हैं? 2। एक और एक एजेंट, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। सर एक एजेंट कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल। या तो एक्ट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बना है। और प्रिंसिपल कौन होता है सर? जो किसी और पर्सन को एक्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। सर कितने पार्टीज होते हैं? 2। एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। अब मेरे को बताओ एजेंसी का टेस्ट क्या है? सर एजेंसी के 2 टेस्ट हैं। एजेंसी के 2 टेस्ट है, पहला बाइंडिंग और दूसरा प्रिविटी। मतलब बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द एजेंट इट बाइंड्स द प्रिंसिपल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। एंड दूसरा देयर शुड बी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती है तब जाके क्या माना जाता है? एजेंसी का रिलेशन माना जाता है। सर टेस्ट ऑफ एजेंसी में वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड एंड वेदर द पर्सन कैन एस्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों मीट होगा तो एजेंसी होगा। सर अब एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। प्रिंसिपल कौन होता है? एजेंट कौन होता है? प्रिंसिपल कोई भी, सुनो ना मेरे तरफ देखो ना सर, प्रिंसिपल कोई भी बंदा हो सकता है क्या? नहीं सर, प्रिंसिपल हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। प्रिंसिपल हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। बट व्हेन इट कम्स टू एजेंट, agent can be any person. He can be also a minor person, but where the agent is a minor, he shall not be responsible to the principal. Sir principal minor हो सकता है क्या? वैसे तो नहीं हो सकता, पर आगे चल के हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट अगर है, तो एजेंट डायरेक्टली बाउंड हो जाएगा। एजेंट डायरेक्टली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। पर सर जनरली प्रिंसिपल आपका क्या नहीं हो सकता? माइनर या कोई भी इनकॉम्पिटेंट बंदा नहीं हो सकता। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? माइनर एजेंट बन सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल एजेंट बन सकता है। सर क्या एजेंसी के लिए कंसिडरेशन जरूरी है? सर देखो लॉ कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंसिडरेशन भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर हमने एजेंसी क्रिएट करने की बात की। किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होता है मेरे तरफ ध्यान देना। सर सबसे पहला एक्सप्रेस, दूसरा इंप्लाइड, तीसरा एजेंसी बाय एस्टोपेल, चौथा एजेंसी बाय नेसेसिटी, पांचवा रैटिफिकेशन और छठा मियां बीवी। ठीक है सर, पहला क्या है? पहला आपका एजेंसी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, वो या तो स्पोकन हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है। क्या ओरल? स्पोकन तो ओरल हो गया ना, ओरल तो स्पोकन ही होता है ना, कैसी बातें कर रहा है? तो सर रिटन या तो वर्ड स्पोकन हो सकता है या फिर वर्ड्स आपका रिटन हो सकता है। एक्सप्रेस। इंप्लाइड मतलब सर 2 चीजें याद आनी चाहिए, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। मेरे साथ याद करो सर, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस या कंडक्ट ऑफ द पार्टी, ये दोनों केस में क्या माना जाएगा? इंप्लाइड एजेंसी माना जाएगा। सर तीसरा एजेंसी बाय एस्टोपेल।
अच्छा सर, एक एक जो एग्जांपल्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एग्जांपल एग्जाम में आने लायक है तो वो ले लेते हैं। पहला एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होता है सर? पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट करना। अगर मैंने पेपर में लिख करके किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, वो मेरा एक्सप्रेस एजेंसी हो गया। सर दूसरा इंप्लाइड एजेंसी में एक बात मैंने तुमको बताया था, अगर मैं हर महीने अपने भाई के साथ रेंट लेने के लिए जाता हूं, हैप्पी के साथ पहले 3 महीने रेंट लेने गया, चौथे महीने से हैप्पी अकेला रेंट लेने चला गया, क्या इंप्लाइड एजेंसी हो जाएगी सर? हाँ सर। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम कोई दुकान में गए हो, गल्ले पे कोई इंसान बैठा हुआ है ऑलरेडी, क्या तुम उसको एजेंट मान लोगे? या तो वो ओनर होगा या फिर एजेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर तीसरा मैंने कहा, क्या कहा? एजेंसी बाय एस्टोपेल। सर एजेंसी बाय एस्टोपेल में सबसे पहले हमने पढ़ा एस्टोपेल का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर तुमने अपने कंडक्ट से सामने वाले को कोई वादा किया तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। पर सर एजेंसी बाय एस्टोपेल के 4 पॉइंट मेरे साथ रिपीट करोगे मैडम? सर कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। सर 4 पार्ट में स्प्लिट किया। पहला, मेरे तरफ देखना, अगर एक एजेंट अपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल तब भी बाउंड हो जाएगा अगर प्रिंसिपल ने अपने कंडक्ट से ये सामने वाले को इंड्यूस किया है टू बिलीव दैट सच एजेंट इज एक्टिंग विद इन द अथॉरिटी। अभी अंग्रेजी में करेंगे सर, मैंने क्या बोला? वेयर द एजेंट इज एक्टिंग आउटसाइड इट्स अथॉरिटी, द प्रिंसिपल शेल बी बाउंड वेयर इट बाय इट्स कंडक्ट induces the third person to believe that such person is acting within its authority। सर ये क्या होता है? एजेंसी बाय एस्टोपेल होता है। उसके बाद सर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप बीस्मार्ट के ऑफिस में आए और आप कोई लेक्चर परचेज कर रहे हो और मान लो वो ऑथराइज नहीं थे सेल करने के लिए, फिर भी मैं बाजू में खड़े होकर कर रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया सर? बाय माई एजेंसी बाय एस्टोपेल क्रिएट हो गया। मैं उस लेक्चर के लिए लायबल हूं, क्योंकि मेरे और स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। उसके बाद सर नेसेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे तरफ ध्यान दो। सर एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होता है? एजेंसी बाय नेसेसिटी तब होता है अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में ऑटोमेटिकली एजेंसी क्रिएट हो जाता है। सर एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट करने के लिए 5 सीआरपीसी एक्ट मैं बोलूंगा, फिर तुम बोलना। सी, पहला कम्युनिकेट करना। सर मैं एक बार एग्जांपल दोहरा देता हूं, अगर मैंने कंसाइनमेंट दिया था एक आम के ट्रक का, मैंने बोला घर तक पहुंचा देना, ट्रक बीच में अटक गया, ड्राइवर परेशान हो गया कि 7 दिन तो मैं अटके रहने वाला हूं, आम जो है वो पूरा खराब हो जाएगा, तो उसने कब वो एजेंसी बन जाएगा? सुनना, अगर उसने मेरे को कॉल करने की कोशिश की, कॉल नहीं लगा, फिर उसने प्रूडेंट इंसान की तरह सोचा कि जो आम मेरे पास पोजीशन में है ना, उसको मैं सेल कर देता हूं या उससे डील कर लेता हूं, और ये डील करना कमर्शियल नेसेसिटी है, मतलब अभी डील करना जरूरी है, तो उस केस में अगर वो आम को बेच देगा ना, तो मैं ऐसा मान लिया जाएगा वो मेरा एजेंट है और उसने मेरे बिहाफ में आम बेचा है। सर 5 पॉइंटर्स है। सबसे पहला सी, कम्युनिकेट, तुमने अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। दूसरा आर, रीजनेबल कोर्स लिया तुमने, तुम्हारा प्रूडेंट कोर्स लिया। तीसरा, आपके पास गुड्स का पोजेशन है। 4 सी, आपने कमर्शियल नेसेसिटी देखा और एक्टेड इन अ बोनाफाइड मैनर। ये 5 कंडीशन अगर मीट हो जाएंगे ना तो एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो जाता है। सर 5 कंडीशन के कुछ और लैंग्वेज देखो। एजेंट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट, बात करने के तुम उसमें नहीं थे। एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट, एजेंट के लिए कमर्शियल नेसेसिटी था। तीसरा, एजेंट एक्टेड इन अ बोनाफाइड मैनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। चौथा, अडॉप्टेड द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल कोर्स ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस एंड एजेंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। एजेंट किसमें है सर? गुड्स के पोजीशन में है। ये 5 कंडीशन अगर मीट होंगे ना, ये 5 कंडीशन अगर मीट होंगे ना, तो क्या माना जाएगा सर? नेसेसिटी। सर इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे तरफ ध्यान दो। सर दूसरा एग्जांपल क्या था, याद करो। केयर टेकर का एग्जांपल, अगर घर में केयर टेकर को छोड़ के गया था, सर वो एजेंट नहीं होता है, पर अगर घर पे लग गई आग और उसने बुलाया फायर ब्रिगेड, तो उस केस में जो फायर ब्रिगेड का खर्चा है वो मेरे को भरना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज एन एजेंसी बाय नेसेसिटी। सर उसके बाद रैटिफिकेशन, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। अरे रैटिफिकेशन, सर रैटिफिकेशन के 7 कंडीशन। कितने कंडीशन? 7 कंडीशन। विकेट ऑफ विराट, वी। सर विकेट डब्ल्यू। सर रैटिफिकेशन का प्रिंसिपल सुन लो, प्रिंसिपल जहां एजेंट अपने अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल उस चीज को या तो रैटिफाई कर सकता है या फिर डिसमिस कर सकता है, या तो रैटिफाई कर सकता है या फिर डिसमिस कर सकता है। अगर वो रैटिफाई करना चाहता है तो कितने कंडीशन? 7। डब्ल्यू, whole of the transaction has to be ratified, part ratification नहीं होता है। I injury, the ratification shall not cause injury to the third party। मेरे साथ साथ सब बोलोगे प्लीज। सर I, it shall not cause injury to the third party। C, you will have to communicate the ratification timely। K, The principal have to have knowledge of the complete transaction। सर मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो तुमको भी लिखना पड़ेगा। के the principal has to have knowledge of the complete transaction। E,
The ratification can be expressed or implied. T. Time. The ratification has to be made timely. And V. Only valid acts can be ratified. Illegal acts cannot be ratified. सर एक बार इंजरी टू थर्ड पार्टी वाला पॉइंट समझा देता हूं. इंजरी टू थर्ड पार्टी मतलब क्या? मेरा उड़ीसा में एक घर है, वो घर पे घर पे रेंट आता है. अगर वो जो वहां पे रहता है उसको अगर मेरे को निकालना है तो नोटिस देना पड़ेगा. कितने समय का? 3 महीने का नोटिस. अब मेरा छोटा भाई हैप्पी, वो मेरा एजेंट नहीं था, पर फिर भी उसने क्या कर दिया? नोटिस दे दिया. मेरे कहने पे दिया क्या? नहीं. क्या उसका एक्ट वैलिड है क्या? नहीं. अब मैंने बाद में जब 2 महीने बाद मेरे को पता चला कि हैप्पी ने नोटिस दे दिया है, तो मैं उसको चला रैटिफाई करने के लिए. लॉ ने कहा तू रैटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट को रैटिफाई करने से सामने वाले को नुकसान हो रहा है ना. सामने वाले को कायदे से लीगल नोटिस मिला था क्या? नहीं ना. इट वाज एन इनवैलिड नोटिस ना. इनवैलिड नोटिस को तुम वैलिड नोटिस नहीं करवा सकते. सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए. और उसके बाद सर लास्ट में मैंने क्या कहा? एजेंसी बाय लीगल अजम्पशन. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो मैडम सुनना, ठीक है? पक्का? ठीक है, सुनना सर. मैंने क्या कहा? एजेंसी बाय लीगल अजम्पशन. सर मैं और मेरी वाइफ, आज निधि ने आज लड़ाई हुई है उससे, ठीक है? मैं और दिशा, चलो मैं हाँ ठीक है, हाँ भाई, हाँ तेरी भाभी है, मान गया भाई, मान गया. मैं और निधि, ठीक है? निधि, ठीक है? मैं और निधि अगर हम लोग कोहैबिटेशन में हैं, साथ में अगर रह रहे हैं, तो सर एक लड़की ने आज नोट्स लिख के लाया था. कहा द वाइफ कैन क्रेडिट हर हस्बैंड फॉर नेसेसरीज. देखो हर चीजें कुछ चीजें मन में भी रखनी चाहिए, हर चीजें पेपर पे लिखनी नहीं होती है. हाँ मेरी बात सुनो सर, असल में प्रोविजन क्या है? अगर हस्बैंड और वाइफ कोहैबिटेशन में है तो उस केस में क्या होगा? सर द वाइफ कैन यूज हर हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर नेसेसिटीज. लेकिन सर इसके 4 एक्सेप्शन. 4 केस में आप अपने हस्बैंड के चीजों को क्रेडिट पे नहीं डाल सकते. पहला, अगर वो सामने वाला नेसेसिटी ही नहीं है. दूसरा, अगर आपको सफिशिएंट मनी मिला है. तीसरा, अगर आपको फोरबिड कर रखा है. क्या कर रखा है? फोरबिड कर रखा है. फोरबिड क्या कर रखा है? वाइफ को. फोरबिड किसको कर रखा है? वाइफ को, फ्रॉम टेकिंग थिंग्स ऑन क्रेडिट. और चौथा, अगर आपने वॉर्न कर रखा है. किसको वॉर्न कर रखा है? अगर आपने वेंडर को या सामने वाले को वॉर्न कर रखा है क्रेडिट पे नहीं देना, तो ये चारों केस में आप अपने हस्बैंड के क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते. सर पर अगर वाइफ और हस्बैंड अलग रहते हैं, इफ द वाइफ लिव्स अपार्ट ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ द वाइफ. अरे ये लिखने वाली क्या बात थी? उसकी तो कभी गलती होती नहीं है. पर सर अगर हस्बैंड और वाइफ की गलती नहीं है, तो तब भी वो क्रेडिट यूज कर सकती है, पर 2 केस में नहीं यूज कर सकती. थर्ड और फोर्थ, फोरबिडन वाला केस और फोरबिडन वाला और वॉर्न वाला, द वेंडर हैज बीन वॉर्न, ये दोनों केस में आप क्रेडिट नहीं यूज कर सकते. बाकी हर केस में आप क्रेडिट यूज कर सकते हो. सर ये प्रोविजन आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया है, इसलिए हमने पढ़ लिया सर. उसके बाद हमने क्या कहा? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. एक बार मेरे साथ रीड करो सर. एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी क्या है? सर एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी मतलब जो एजेंट है ना, उसको कितनी अथॉरिटी दे रखी है. सुन भाई, अगर तूने पेपर पे लिख के दिया है तो जितना लिखा है वो उसकी अथॉरिटी है. अगर पेपर पे लिख के नहीं दिया है तो जो धंधे में उसको उतारा है, उस धंधे में जो कस्टम है उसकी उतनी अथॉरिटी है. मतलब सर अथॉरिटी जो है एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकती है. एक बार पढ़ लो सर क्या अथॉरिटी है. द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड इज डिटरमाइंड बाय. कैसे पता चलता है? पहला, द नेचर ऑफ द एक्ट और द बिजनेस ही इज अपॉइंटेड टू डू. क्या धंधा करने के लिए बोले हो तुम उसको, उस पर डिपेंड करती है उसकी अथॉरिटी कितनी है. थिंग्स विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस और आर यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस. सर वो जो आप काम करने के लिए उसको बोले हो, उसमें और क्या क्या चीजें इंसिडेंटल है. जैसे कि अगर मान लो मैंने अगर एजेंट को बोला, मान लो शिवम को मैंने बोला शिवम मेरी बाइक बेच डाल. तो सर जब बाइक बेच रहा था ना, तो बाइक में कुछ थोड़ा सा रिपेयर का काम खराब था, कुछ बाइक में गड़बड़ था, तो उसने वो रिपेयर करवा लिया बिकॉज इट वॉज इंसिडेंटल टू सेलिंग द बाइक. और तीसरा, द यूजेज ऑफ द ट्रेड और बिजनेस. यूजेज मतलब क्या? कस्टम समझ लो, कस्टम ऑफ द ट्रेड और बिजनेस. तो पहला डिपेंड करता है नेचर पे, दूसरा इंसिडेंटल मैटर, और तीसरा यूजेज. समझे क्या? ये एजेंट की अथॉरिटी होती है. वॉट एवर बी द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द एजेंट अथॉरिटी. एजेंट अथॉरिटी का चाहे कुछ भी क्यों ना अथॉरिटी हो, इट विल ऑलवेज इंक्लूड द अथॉरिटी टू डू. 3 चीजें बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होती है सर. एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट. एवरी लॉफुल थिंग. सर लॉफुल मतलब क्या? अगर मान लो आईफोन बेचने के लिए बोला, मैंने शिवम को बाइक बेचने के लिए बोला, तो सर सेल करने के लिए एक सेल अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. क्या सेल अग्रीमेंट बनाने के लिए अलग से अथॉरिटी दूंगा? लॉ ने बोला नहीं. It is something which is lawfully necessary, you will have to do. दूसरा, every lawful thing justified or usually done in the course. जो भी justified होता है lawfully. और तीसरा, in an
इमरजेंसी ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। बस इतना पढ़ो, इमरजेंसी के केस में लॉस से बचाने के लिए हर वो हरकत वैलिड होती है। अरे सुनो, पहले इन्होंने बोला एजेंट का अथॉरिटी क्या होता है, 3 वर्ड बोले, नेचर, इंसिडेंटल, यूजेज। मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। पहला नेचर मतलब क्या, जो भी सर हमारे एजेंट को जो काम दिया, जो बिजनेस दिया, उसका नेचर क्या है। दूसरा इंसिडेंटल, यानी कि मेरे साथ साथ ना याद करो, आई इंसिडेंटल मतलब क्या, जो भी काम इंसिडेंटल है, और यू यूजेज हमारे धंधे में जो भी कस्टमरी है। पर सर कुछ भी कर लो, 3 चीजें तो हमेशा वैलिड होती है। पहला जो लॉफुली नेसेसरी है, जो दूसरा लॉफुली जस्टिफाइड है, और तीसरा अगर इमरजेंसी के केस में प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया, वो भी जस्टिफाइड है। उसके बाद सर सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, मेरी तरफ ध्यान दो। सर सब एजेंट, यूं तो आपको पता है कि आप सब एजेंट नहीं बना सकते। क्यों? आपको जो डेलीगेट किया हुआ काम है वो आप सामने और डेलीगेट नहीं कर सकते। सर यहां पे एक मैक्सिम लिख लेना, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर मतलब क्या सर, जिसको आपने काम डेलीगेट किया है वो सामने काम को और आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। क्या लिखा है सर, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। सर ये मैक्सिमम मतलब क्या होता है, आप अपना काम आगे डेलीगेट जनरली नहीं कर सकते, लेकिन उसके 2 एक्सेप्शन है। अगर तुम्हारे बिजनेस में ऐसा ही होता है, या तुम्हारे बिजनेस की नेसेसिटी है, अगर तुम्हारे बिजनेस का नेचर है या तुम्हारे बिजनेस की नेसेसिटी है, तो तुम सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। सर सब एजेंट कौन अपॉइंट करता है? प्रिंसिपल। कौन अपॉइंट करता है? सर सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मेरे तरफ देखो। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एजेंट अपॉइंट करता है, एजेंट सब एजेंट अपॉइंट करते हैं विथ और विदाउट कंसेंट। अगर कंसेंट के साथ अपॉइंट किया तो क्या होगा, विदाउट कंसेंट अपॉइंट किया तो क्या होगा। पर सर उसके पहले लॉ ने कहा है 3 केस में तुम सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। सबसे पहला टर्म्स, अगर मेरे टर्म्स में लिखा हुआ था कि तू सब एजेंट अपॉइंट करेगा। दूसरा कस्टम, हमारे धंधे में ऐसा ही होता है। और तीसरा इमरजेंसी के केस में इट वाज अ नेसेसिटी, तो उस केस में आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। सर ये एग्जाम में आएगा। 3 केस जहां पे सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। पहला टर्म्स में अगर लिखा है, दूसरा कस्टम, और तीसरा वेयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर लगता है इमरजेंसी है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन सर सुनो ना, सब एजेंट या तो विद कंसेंट अपॉइंट होता है या फिर विदाउट कंसेंट हो जाता है। सर अगर विद कंसेंट अपॉइंट हो रहा है ना, तो प्रिंसिपल लायबल। क्या बात है सर, पहली बार नहीं फंसा कोई भी एक जना। सर मैंने क्या कहा, अगर प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना तुम सब एजेंट अपॉइंट कर रहे हो ना, कंसेंट के साथ अगर अपॉइंट कर रहे हो ना, तो प्रिंसिपल लायबल होता है। प्रिंसिपल विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, एजेंट विल बी लायबल टू द प्रिंसिपल, एंड द सब एजेंट विल बी लायबल टू द एजेंट। हाउएवर the principal and sub agent, the sub agent will not be liable towards the principal। सब एजेंट और प्रिंसिपल आपस में बात नहीं करेंगे। ये हो गया सर अगर आप विद कंसेंट अपॉइंट कर रहे हो। लेकिन अगर विदाउट कंसेंट अपॉइंट कर रहे हो ना, द प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, द एजेंट विल बी लायबल एज इफ द एजेंट वर द प्रिंसिपल, जैसे कि वो प्रिंसिपल था, एंड द सब एजेंट विल बी लायबल टू द एजेंट फॉर हिज एक्ट। लेकिन सर एजेंट थर्ड पार्टी को तो लायबल होगा ही, साथ साथ में प्रिंसिपल को भी लायबल होगा। मेरी बात समझे क्या सर? ये कब होगा? जब आप बिना कंसेंट के अपॉइंट होते हो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो सब एजेंट विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट। सर एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? अगर मैंने एक एजेंट को ऑथराइज किया तो कि किसी और को तू एजेंट बना सकता है, और उसने अपने अथॉरिटी को यूज करके किसी और को एजेंट बनाया ना, तो जो और एक एजेंट बना वो प्रिंसिपल का एजेंट माना जाएगा, और उसको हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहेंगे। जिस एजेंट ने अपना राइट यूज किया उसको ओरिजिनल एजेंट कहते हैं, और जो बदले में एजेंट आया उसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहते हैं। एक बार फिर से हिंदी में बोल रहा हूं, सुनो। अगर मैंने किसी पर्सन को ऑथराइज किया कि तू एजेंट बना सकता है किसी को, और उसने अगर अपने अथॉरिटी को यूज करके किसी और पर्सन को एजेंट बनाया है, तो जो एजेंट जिसको बनाया है ना, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एंड फॉर दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एजेंट माना जाएगा उतने से हिस्से के लिए। एग्जाम्पल क्या था सर? मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला भाई मेरे को घर का इंटीरियर भी करवाना है, तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ के लाके दिया। सर इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ के लाके दे दिया ना, तो जो इंटीरियर डिजाइनर है और मेरे और इंटीरियर डिजाइनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता रहेगा। अब मेरी बात सुनो सर, प्लीज सर मेरे को एक बात बताओ, क्या ओरिजिनल एजेंट की कोई ड्यूटी है? ओरिजिनल एजेंट को ड्यूटी ये है कि वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ऐसा ढूंढे जो एक तो मैन ऑफ प्रूडेंस,
नॉर्मल दिमाग वाला वो जो अपना खुद का ढूंढ रहा होता है, तो जैसा ढूंढता है वैसे वो ढूंढ करके देगा, और अगर उसने ढंग से ढूंढ करके दे दिया ना, वो अपनी सारी लायबिलिटी से मुक्त हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अरे तुम हो क्या मेरे साथ? यस सर। सर ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। पर सर सुनो ना, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी विद कंसेंट अपॉइंट हो सकता है और विद कंसेंट अपॉइंट हो सकता है। मैंने वही बोला, विद कंसेंट और विद कंसेंट ही बोला। सर आप विद कंसेंट ही अपॉइंट हो सकते हो, विदाउट कंसेंट अपॉइंट नहीं हो सकते। सर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विदाउट कंसेंट मैं हो ही नहीं सकता, अभी रेगुलर क्लास छोड़िए। सर विद कंसेंट अगर अपॉइंट हो रहे हो तो मेरी बात सुनो, क्या लाइबिलिटी होगी? द थर्ड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, द प्रिंसिपल विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट विल बी लायबल टू द प्रिंसिपल, द ओरिजिनल एजेंट विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल, नॉर विल ही बी लायबल टू द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आप किसी को भी लायबल नहीं होगे अगर आपने अपनी ड्यूटी ढंग से कर दी है तो। मेरी बात समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर ये दोनों डिफरेंस पढ़ते हैं सर एक एक करके, इसमें पूरा प्रोविजन खत्म हो जाएगा। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, 6-7 पॉइंट तो आप लोगों ने लिखना चाहिए सर। सबसे पहले अपने को ज्यादा कुछ आता नहीं, अपन डेफिनेशन लिख देंगे। सब एजेंट क्या होता है? वेयर एन एजेंट अपॉइंट्स अ सब एजेंट टू डेलीगेट हिज वर्क। सर आपको पता है ना, सब एजेंट में कुछ काम डेलीगेट होता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में काम डेलीगेट नहीं होता है, नया काम दिया जाता है। तो सर यहां पे आप अपना काम डेलीगेट कर रहे हो, यहां पे आप अपना काम डेलीगेट नहीं करोगे। फिर आप लिखना शुरू करोगे सर, प्रिंसिपल विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, इधर प्रिंसिपल विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी। फिर उसके बाद कंसेंट नहीं होगा तो प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल टू द थर्ड पार्टी। फिर आप लिखोगे एजेंट विल बी लायबल टू प्रिंसिपल, इधर आप लिखोगे ओरिजिनल एजेंट विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल अगर उसने अपना ड्यूटी ढंग से किया। The sub agent will be liable to the agent, but either the substituted agent will be liable to the principal। ऐसी चीजें बना के लिखोगे ना सर। इन्होंने क्या बना के लिखा है। और रेम्यूनरेशन की बात, सर रेम्यूनरेशन, सब एजेंट को रेम्यूनरेशन किससे मिलेगा? एजेंट से। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को प्रिंसिपल से। सर पढ़ो क्या लिखा है, सब एजेंट डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट। किसके काम पे? एजेंट पे। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल। उसके बाद सर मैंने क्या कहा था, एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स हिम अ पार्ट ऑफ द वर्क। बट सर यहां पे डेलीगेट नहीं होता है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, पर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में। फिर क्या लिखा है, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट एंड नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। पर सर यहां पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट तो प्रिंसिपल को ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद सर द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। सर ये कौन सा एजेंट है? ये ओरिजिनल एजेंट है। इधर ये जो लाइन लिखा है ना, तो एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, तुम अगर चाहो तो यहां पे लिख सकते हो ओरिजिनल एजेंट। ये जो एजेंट है ये ओरिजिनल एजेंट है। उसके बाद क्या लिखा है सर, द सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन सू द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन। तनख्वाह किससे मांगोगे? इधर प्रिंसिपल से नहीं मांगोगे, इधर प्रिंसिपल से मांगोगे। सर सब एजेंट मे बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, मतलब बिना कंसेंट के अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन यहां पे बिना कंसेंट के अपॉइंटमेंट नहीं होगा। एंड द एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट एज लॉन्ग एज द सब एजेंसी कंटिन्यूज। यहां पे सर द एजेंट का ड्यूटी कब खत्म हो जाता है? जब उसने ढंग से एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर दिया है। सर क्या आप मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? यस सर। ओके गाइस, चलो उसके बाद सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एजेंट का ड्यूटीज पढ़ेंगे और एजेंट का राइट्स पढ़ेंगे। सर एजेंट का ड्यूटी क्या है? CS मिराज DPS कॉन्फिडेंशियल। सर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूट मैंडेट। सर मैंडेट मतलब डायरेक्शन होता है, जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वो काम तुमको ढंग से करना पड़ेगा। अगर तुमने ढंग से नहीं किया तो उसके वजह से प्रिंसिपल को जो लॉस होगा वो तुमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सर ये कौन सा केस लॉ था? जानकी दास वर्सेस पन्नालाल, बॉम्बे हार्बर, मोहनलाल पन्नालाल, मोहनलाल पन्नालाल, पन्नालाल जानकी दास वर्सेस मोहनलाल। सर इस केस में क्या हुआ था? बॉम्बे हार्बर का केस था। वहां पे इंश्योरेंस करवाने बोला था, तुमने इंश्योरेंस के पैसे ले लिए थे लेकिन इंश्योरेंस नहीं करवाया था। बॉम्ब फट गया, तो बॉम्ब फट गया बोला मैंने, ठीक है, बॉम्ब फट गया। तो सर बॉम्ब अगर फट गया, अगर बॉम्ब फट गया तो उस केस में कौन लायबल होगा? सर एजेंट, क्योंकि उसने ढंग से इंश्योरेंस नहीं करवाया। ही डिड नॉट एग्जीक्यूट द मैंडेट। व्हाट इज मैंडेट? सर मैंडेट जो काम तेरे को बोला गया है वो तो कर। सर दूसरा पॉइंट क्या था? सर वापस यहीं पे आ जाओ। सर दूसरा पॉइंट क्या है? कंडक्ट द बिजनेस एज पर प्रिंसिपल्स, डायरेक्शन और कस्टम। सर 2 वर्ड लिखा है, एक तो डायरेक्शन या कस्टम। सुनो, अगर तुमको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है ना तो उसके हिसाब से काम करो, पर अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो जो तुम्हारे धंधे में होता है, कस्टम मतलब क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, वो काम करो। पर सर अगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो आप और अगर प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा है तो तुम कॉम्पेंसेट करोगे। सर एक एग्जांपल दो। सर मेरी ज्वेलरी की दुकान थी,
मैंने प्रणय को बैठाया था, प्रणव को मैंने क्या बोला, प्रणव सुन, तेरे को अगर पैसा बचेगा ना तो तू क्या करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, लॉस हुआ, वो मेरे को कॉम्पेंसेट करेगा। पर अगर मैंने प्रणव को कुछ नहीं बोला था, अब मेरी बात समझो, हमारे ज्वेलरी के धंधे में क्या होता है, प्रणव को जो पैसे बचेंगे ना वो उसको ब्याज पे चढ़ाना पड़ेगा। वो कस्टम है हमारे धंधे का, ब्याज पे चढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे चढ़ाना पड़ेगा। उसने इंटरेस्ट पे चढ़ाया ही नहीं सर, इंटरेस्ट पे नहीं चढ़ाया तो क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो गया। तो मेरा जो इंटरेस्ट का लॉस हो गया ना उसके लिए वो मेरे को कॉम्पनसेट करेगा। अरे समझे क्या, डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का। तो ये हो गया सर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट रीजनेबल केयर एंड स्किल। सर रीजनेबल केयर एंड स्किल फॉर व्हाट, यू तुम्हारे पास जो भी स्किल है ना वो तुमको यूज करके तुमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। सर समझो, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है और प्रिंसिपल को पता है कि इसके पास कोई स्किल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज आपको स्किल यूज करके धंधा करना पड़ेगा। सर इसका एग्जांपल देखेंगे चौथा, कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, मतलब अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। जब भी तुमको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लैरिटी सीख करोगे प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके। सर एक बार देख लेते, कोई एग्जाम्पल तो नहीं छूट रहा है ना? सर एक बात बताओ ना, ये देखो दूसरा एग्जांपल, हम लोग सेकंड वाला पॉइंट क्या था कि डायरेक्शन फॉलो करो या कस्टम फॉलो करो। हमारे धंधे में हम लोग क्रेडिट पे सामान नहीं देते, हमारे धंधे पे हम लोग क्रेडिट पे सामान नहीं देते हैं, फिर भी हमारे एजेंट ने क्रेडिट पे सामान दिया और वो पैसा अगर डूब गया तो फिर वो हमारा एजेंट लायबल होगा। सर तीसरा वाला पॉइंट क्या है, रीजनेबल केयर रखना। और रीजनेबल केयर की वजह से, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सर, अगर रीजनेबल केयर नहीं रखने की वजह से जो भी डायरेक्ट लॉस होता है ना उसके लिए एजेंट लायबल होगा, इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा। क्या मतलब था सर इसका, यूएस में मेरा पेमेंट आ रखा था, एजेंट को मैंने बोला कलेक्ट करके इंडिया भेज दे, वो टलकाते 6 महीने तक उसने पैसा नहीं भेजा। अब सर जो 6 महीने में मेरा एक्सचेंज रेट का लॉस हुआ है वो मेरे को कॉम्पेंसेट करेगा, पर अगर वो पैसा नहीं मिलने की वजह से मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसा मेरे को कॉम्पेंसेट करके नहीं देगा। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद कम्युनिकेट करना प्रिंसिपल से। फिर नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, एजेंट्स ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना, खुद के अकाउंट पे डील मत करना। सर यहाँ पे लैंग्वेज क्या था सर, वेयर द एजेंसी, सर एक बार लैंग्वेज पढ़ो, इफ द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, अगर वो डील करना चाहता है ना, या तो एक तो तुम प्रिंसिपल का कंसेंट ले लेना और दूसरा प्रिंसिपल को सारे मटेरियल फैक्ट्स बता देना। पर अगर तुमने नहीं किया तो प्रिंसिपल रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको लगा कि तुम डिसऑनेस्टली कोई चीज कंसील कर रहे हो या फिर अगर तुम डिसएडवांटेजियस मैनर में तुमने जो डीलिंग किया है वो डिसएडवांटेजेस है। तो दोनों केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप रेप्यूडिएट कर सकते हो। सर एक बार लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा है, इफ द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी देन विदाउट फर्दर फर्स्ट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड अक्वेंटिंग हिम विद ऑल द मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, अगर तुमने कंसेंट नहीं लिया और, अरे सुनो ना, अगर कंसेंट नहीं लिया और अगर सारी चीजें नहीं बताई तो एजेंट के प्रिंसिपल क्या कर सकता है, अरे जोर से बोलो, रेप्यूडिएट कर सकते हैं। अगर दो कंडीशन में से कोई भी हो, अगर कोई मटेरियल फैक्ट आपने डिसऑनेस्टली छुपाई थी या फिर अगर आपने डीलिंग्स हैज बीन डिसएडवांटेजेस, दो केस में आप रेप्यूडिएट कर सकते हो। सर क्या एग्जांपल था, दो एग्जांपल था, इसका सुनना मेरी बात दोस्तों। अगर मैंने रोहन को अपॉइंट किया था, मैंने बोला रोहन मेरा घर बेच दे, और रोहन ने मेरा घर बेचने की जगह खुद घुमा करके छुपा करके घर खरीद लिया और बाद में मेरे को अगर पता चला कि ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए डिसएडवांटेजियस था, मैं इसको क्या कर सकता हूं, रेप्यूडिएट कर सकता हूं। दूसरा, अगर सर मैंने रोहन को बोला था मेरा घर बेच दे, उसने घर बेचने की जगह खुद खरीद लिया, क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया था, सर उसने मेरे को बताया वो खुद के नाम पे खरीद रहे, तो सब कुछ सही है। पर अगर उसने ये नहीं बताया कि घर वो इसलिए खरीद रहे क्योंकि घर में उसको माइन मिला है, तो उस केस में वो माइन के बारे में उसने बताया नहीं, मटेरियल फैक्ट इसने कंसील किया डिसऑनेस्टली। तो अगर आपने कोई मटेरियल फैक्ट कंसील किया है ना डिसऑनेस्टली, तो प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, मतलब कैंसिल करके अंडू करवा सकता है। और उसके बाद सर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ना एजेंट का बेनिफिट भी छीन सकता है। अगर एजेंट होने की वजह से उसने कोई बेनिफिट कमाया है, वो बेनिफिट आप क्या कर सकते हो, आप गेन कर सकते हो। सर कैसे, मान लो मैंने रोहन को बोला था मेरे लिए घर खरीदना है, रोहन ने मेरे को क्या बोला, नहीं मिलेगा, और उसने अपने खुद के नाम पे खरीद लिया। अगर रोहन ने खुद के नाम पे घर खरीद लिया ना, तो उस केस में क्या होगा, मैं उससे घर जिस रेट पे उसने खरीदा उसी रेट पे खरीद सकता हूं। क्या तुम मेरे साथ हो सर, आर यू विथ मी? पढ़ो सर क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन बाय द एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, इफ द एजेंट विदाउट नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल deals on his own account, principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted from such transaction. मैडम सुन रहे हो, सुन रहा, रो ही रहा हूं मैं एक तरह से। सर सुन रहे हो क्या, अगर एजेंट को कोई बेनिफिट हुआ है तो प्रिंसिपल वो बेनिफिट क्लेम कर सकता है। हो तुम मेरे साथ, तू है कि नहीं? ठीक है, ओके सर। उसके बाद सर मैंने क्या बोला, नहीं हो
हाँ है ना, मजा आ रहा है, पक्का होश में? चलो, कुछ करके आया है क्या तू? इतना एनर्जी कहां से आ रखा है? सर ड्यूटी टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट। शिवम, उसका भी मन नहीं मानता एकदम, किससे बात कर लूं, किसको हंसा दूं, किसके लिए हंस लूं। अच्छा तो मैं बात कर रहा था, तू बात, मैं बोलूं फिर अभी, मैं बोलूं पक्का? ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाओगे सर। सीक्रेट प्रॉफिट मतलब क्या? तुम्हारा जो भी रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन, हेलो हेलो हेलो, बस वापस आ जाया करो यार, वापस आ जाएगा सर। जो भी वापस आ जाएगा, फिर खत्म होने के बाद एक और बार गाएंगे, ठीक है? एजेंसी खत्म होने के बाद उसको खड़ा करके स्टेज में गाएंगे, ठीक है? पूरी क्लास के लिए मेरी बात सुनो, सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, अगर आपका रेम्यूनरेशन के ऊपर अगर आप कुछ भी छुपा करके कमा रहे हो, सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे हो, यू शुड नॉट डू इट। सर रेम्यूनरेशन के ऊपर जो भी कमा रहे हो बिना बताए, उसको सीक्रेट प्रॉफिट कहा जाता है। सर सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने लिखी है, जिसका सीक्रेट प्रॉफिट से कोई लेना देना है नहीं, पर ये लोग ये कहना चाहते हैं एजेंसी का जो रिलेशन होता है ना, वो फिड्यूसरी रिलेशन होता है, मतलब भरोसे का रिलेशन होता है, धोखा देने का नहीं। उसके बाद सर 7 पॉइंट क्या लिखा है, अकाउंटिंग करना और अकाउंटिंग रेंडर करना डिमांड पे। सर यहाँ पे एक केस था कि सिर्फ अकाउंट दिखाना नहीं होता, साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाना होता है। आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ, अरे जोर से बोलो। उसके बाद सर ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, हाँ हाँ चल चल। सर डेलीगेट का क्या था, डेलीगेटस, नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, मतलब सर डेलीगेट जिसको कर रखा है वो सामने आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। उसके बाद सर अगर आपको कोई भी सम रिसीव हुआ है तो वो पे करना आपकी ड्यूटी है, और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो तुमको एजेंसी के दौरान मिली थी, उसको आप यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट द प्रिंसिपल। एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट शेल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल। समझे क्या? 10 पॉइंट सर, किसका 10 पॉइंट? ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। सर एजेंट की ड्यूटीज के साथ साथ राइट्स ऑफ एन एजेंट भी आ जाता है। सर यहीं से पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। सर राइट्स ऑफ एन एजेंट में क्या क्या आता है? 5 राइट्स है, 2 रिटेन की बात है, पहला सम रिटेन करने की बात है, दूसरा प्रॉपर्टी रिटेन करने की बात है। सर सम रिटेन 3 चीजों के लिए कर सकते हो। सबसे पहला एडवांस, एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन। तो अगर मान लो मुंबई में निधि है, निधि ने सामान बेचा और निधि ने पैसे कलेक्ट करके उसने कहां भेजने हैं? पुणे भेजने। तो निधि को जो पैसे मिले वो सम में से 3 चीजें एडजस्ट कर सकती है। जो एडवांस पहले मेरे को दे दिया है, जो एक्सपेंस रीजनेबल है, जो बिजनेस के कोर्स में रीजनेबल एक्सपेंस है, तीसरा जो रेम्यूनरेशन मैंने प्रॉमिस किया। ये तीनों चीजें क्या कर सकते हैं? वो हमको दे सकते हैं। सर ये 3 चीजें दे सकती, रिटेन करके बाकी पैसा वो दे देंगे। ये हो गया रिटेंशन ऑफ द सम। सर रिटेन ऑफ द सम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जांपल है क्या? नहीं। उसके बाद सर रिटेन ऑफ द सम के बाद थर्ड पॉइंट में आ जाओ, रिटेन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी को रिटेन करने को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? लियन। आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। 3 कंडीशन मीट होना चाहिए। सबसे पहला, सर आप जो लियन, जो जिस चीज के लिए लियन कर रहे हो ना, यू आर लॉफुली एंटाइटल्ड टू दैट। मतलब मान लो रेम्यूनरेशन के लिए कर रहे हो, यू आर लॉफुली एंटाइटल्ड फॉर सच रेम्यूनरेशन, डिस्बर्समेंट और एक्सपेंस। दूसरा, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का प्रॉपर्टी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। एंड तीसरा, द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज बीन राइटफुली ऑब्टेन्ड इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट। तुम एजेंट हो करके तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी है। अगर तुम घर आकर के मेरी बाइक चोरी करके ले जाओगे, क्या तुम उसको रिटेन कर सकते हो? ना 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 ना। सर मैंने क्या कहा? 3 कंडीशन मीट होने चाहिए। सबसे पहला, लॉफुली एंटाइटल्ड हो। दूसरा, जो प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करती है प्रिंसिपल को। और तीसरा 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 आपके पास लॉफुली आपने रिसीव किया है वो पोजीशन उसका। तो तीनों कंडीशन मीट होती है तो जाके आप क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। पर अगर पीडब्ल्यूसी हो गया ना, तो उस केस में आप रिटेन नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूसी के साथ पोजीशन लौटा दिया आपने, दूसरा वेव कर दिया, तुमने बोला कुछ भी हो जाए कसम तुम्हारी, मैं तुम पे केस नहीं करूंगी, तुम्हारा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करूंगी। तो सर आपने अपने राइट्स को वेव कर दिया। और सी, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कर लिया तो उस केस में भी आप रिटेन नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूसी पी। ऑनलाइन वाले तुम भी बोलो, क्या ढंग से बोलो। अर्नब के अलावा कोई जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं क्या? पी डब्ल्यू सी
कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। पीडब्ल्यूसी के केस में आप रिटेन नहीं कर सकते सर, इंपॉर्टेंट है, समझ गए क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? सर पहले हमने सम रिटेन करने की बात की थी, दूसरा हमने क्या रिटेन करने का बात किया था? प्रॉपर्टी। अब सर दूसरा आपका तीसरा राइट है राइट टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब जो काम तुमने ढंग से किया है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उसके लिए तुमको रेम्यूनरेशन मिलेगा। पर जो काम तुमने ढंग से नहीं किया है उसके लिए रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बल्कि अगर कोई नुकसान हुआ ना तो तुमको कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा। सर राइट टू रेम्यूनरेशन में क्या लिखा है? सर कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा? जितना आपस में डिसाइड हुआ। आपस में कोई डिसाइड नहीं हुआ है तो जो हमारे धंधे में वो होता है उतने में, मतलब 5,000 रुपए दिया तो सामने वाले ने बोला इतना कम क्या दे रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। सर पढ़ो क्या लिखा है? द एजेंट इन नॉर्मल कोर्स इज एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीड अमाउंट एंटाइटल्ड फॉर यूजुअल रेम्यूनरेशन व्हिच इज कस्टमरी इन द बिजनेस। However, an agent who is guilty of misconduct is not entitled to remuneration in respect of that part जिसके लिए मिसकंडक्ट किया है। सर याद करो, 1,00,000 मैंने बोला 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर अथर्व ढंग से, 5,000 रुपए रेम्यूनरेशन दूंगा। उसने 90,000 ढंग से इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए जोमेटो पे डाल दिया, तो मिसकंडक्ट किया है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। तो जो 90,000 का काम ढंग से किया उसके लिए 4,500 रुपए मिलेंगे, पर जो 10,000 का काम ढंग से नहीं किया उसके लिए 0 रुपीज। और साथ में अगर जोमेटो में 2,000 का लॉस हुआ तो वो लॉस भी मेरे को कॉम्पेंसेट करके देगा। अरे समझे क्या? यस सर। उसके बाद मैंने क्या कहा? सर राइट ऑफ इंडेमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना। एक तो राइट ऑफ इंडेमनिटी है और राइट फॉर कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट इंजरी। सर राइट ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी मतलब याद करो, इंडेमनिटी मतलब पैसा मिलेगा। सर इंडेमनिटी 3 केस में होता है, पहला लॉफुल एक्ट, दूसरा गुड फेथ और तीसरा क्रिमिनल एक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर लॉफुल एक्ट मतलब क्या? मैंने शिवम को एजेंट बनाया और एजेंट बना के मैंने बोला मेरी बुक दनादन बेच दे, पूरी अपडेटेड है। अब सर मेरी बुक अगर अपडेटेड है बोल के मैंने बिकवा दिया, उसने लॉफुली काम किया सर? हाँ। मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम किया? हाँ। अब उसपे किसी ने अगर केस ठोक दिया तो वो केस के लिए उसकी पूरी मदद कौन करेगा? मैं करूंगा। पूरा कॉस्ट कौन बेयर करेगा? मैं करूंगा। क्यों? बिकॉज द एजेंट एक्टेड इन अ लॉफुल मैनर। दूसरा, अगर एजेंट गुड फेथ में काम कर रहा है, गुड फेथ मतलब क्या? मैंने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी लेकर के मैंने शिवम को क्या बोला? बेच दे। और शिवम मेरी बात मान के गाड़ी को बेच दिया, पर बाद में शिवम को पता चला कि वो गाड़ी मेरी थी नहीं, तो बाद में अगर शिवम पे केस आया तो उसके लिए भी मैं लायबल हूं। क्यों? क्योंकि शिवम एक्टेड इन गुड फेथ एंड एज पर माय इंस्ट्रक्शन। पर सर अगर उसको पता होती गाड़ी मेरी नहीं है तो फिर मैं लायबल नहीं होता, क्योंकि वो तो मेरे साथ साथ कांड में मिला हुआ है, के वाला कांड में मिला हुआ है। पर कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है मैंने कांड ही बोला ना, पक्का ना? सुनो सर, मेरे साथ साथ वो गंदगी में मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा रखेंगे अपन, कभी ये दोनों मिक्स ना हो जाए। सर तीसरा, पर अगर मैंने शिवम को बोला कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, शिवम को मैंने बोला शिवम जा मर्डर कर दे, जा, वो इमरान हाशमी वाला मर्डर नहीं राजा, मर्डर वाला मर्डर, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला? मर्डर कर दे जा करके, और उसने मर्डर कर दिया और मर्डर करने की वजह से उस पर किसी ने केस ठोक दिया, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। वेयर अ पर्सन एम्प्लॉयज एन एजेंट टू एक्ट, टू डू अ क्रिमिनल एक्ट, in such case the employer who is the principal will not be liable towards to indemnify। पागल है क्या तू? मेरे कहने में कुछ भी करेगा क्या तू? पागल है, मैं लायबल नहीं हूं। सर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लॉफुल एक्ट, गुड फेथ और क्रिमिनल एक्ट। लॉफुल एक्ट में मैं लायबल हूं, गुड फेथ में काम कर रहा है मैं लायबल हूं, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है मैं लायबल नहीं हूं। और सर लास्ट एग्जांपल, लास्ट पॉइंट, अगर मेरे वजह से एजेंट का राइट इंजर होता है, क्या होता है? राइट इंजर होता है या उसको कोई जेन्युइनली इंजरी होती है, तो उस केस में मैं लायबल हूं। सर याद करो, शिवम ने बोला था मैं ईंटें लगाऊंगा, मैंने बोला भाई मैं लकड़ी बांध देता हूं, मैं प्रिंसिपल शिवम एजेंट, मैं लकड़ी बांध रहा था, 5वें माले पे लकड़ी मैंने खुला छोड़ दिया, वो उसके ऊपर पैर रखा, टुई करके नीचे गिरा, शिवम का जमीन टूट गया। तो अगर शिवम का जमीन टूट गया तो उस केस में जो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा वो मेरे को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे वजह से शिवम के जमीन को इंजरी हुई है, समझ रहे हो? सर राइट, शिवम बुरा नहीं मान रहा ना, पक्का? पर तू बुरा मान रहा है, तू बुरा मान रहा है। अरे मत बोलो, चुप हो जाओ। पर उठा उठा के फूंक मार देगा, अच्छा लगेगा क्या तुमको? चुप हो जाओ। सर राइट, तुम लोगों में से सबसे ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट अगर कोई है ना तो वो रोहित है। नहीं, पर अगर उसके बाद अगर कोई ब्राइट है ना तो वो शिवम है। शिवम सबसे ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट क्लास का, मेरी बात सुनो।
राइट टू इंडेमनिफाई, सच में सबसे ज्यादा ब्राइट तुम लोग का मस्ती, तुम लोग तो सिर्फ मस्ती मस्ती कुछ लोग करते रह जाते हो, मस्ती पढ़ाई दोनों कर लेता है। मेरी बात सुनो, बी लाइक शिवम, बी लाइक ब्रो, सुना था ना तुमने, बी लाइक ब्रो। चुप हो जा सरकार। सर मैंने क्या कहा, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट में आप कॉम्पनसेट करोगे। दूसरा वाला क्या है सर, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इन केस ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ में कॉम्पनसेट करोगे। और तीसरा, अगर क्रिमिनल एक्ट है तो क्रिमिनल एक्ट में आप कॉम्पनसेट इंडेमनिफाई नहीं करोगे। उसके बाद क्या लिखा है सर, सर एक और यहां न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल दिलवा देता हूं। मेरा दोस्त था संचित, संचित को अगर मैंने बोला न्यूज़पेपर में गंदी गंदी खबर छाप दे वो प्रोफेसर के बारे में, अगर उसने छाप दिया तो फिर मेरे को कॉल करके बोलेगा भाई 1 लाख रुपए का पेनल्टी आया, तो भर। मैं क्यों भरूंगा, तू भर, मेरे को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है सर। उसने मेरे, भले हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो मैं संचित की तरफ लायबल नहीं हूं। उसके बाद सर, राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी बाय द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, अगर प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से, सर वो स्कैफोल्डिंग वाला एग्जांपल, अगर प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से अगर एजेंट को इंजरी होती है, देन द प्रिंसिपल शैल बी लायबल टू कॉम्पनसेट। सर इतनी सी बात है, समझ गए क्या। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। अब सर हम सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सेगमेंट पढ़ने वाले, प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी है थर्ड पार्टी की तरफ, एजेंट की क्या लायबिलिटी है थर्ड पार्टी की तरफ, और थर्ड पार्टी का राइट्स क्या है। ये तीनों की बात करेंगे, 2 जन के लायबिलिटी की बात करेंगे, 1 जन के राइट्स की बात करेंगे। सर प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, सिर्फ हेडिंग पढ़ो सर और मेरे तरफ ध्यान दो। अगर एजेंट ने अपने अथॉरिटी के अंदर काम किया, अगर एजेंट ने अपने अथॉरिटी के अंदर काम किया है, देन द प्रिंसिपल विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी एज इफ ही हिमसेल्फ एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एज इफ ही वाज हिमसेल्फ डूइंग द ट्रांजैक्शन। पर अगर सर आपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया, तो ये बताओ कि ये ट्रांजैक्शन सेपरेबल है कि सेपरेबल, अगर सेपरेबल है तो उस केस में क्या होगा, तो जितना हिस्सा अथॉरिटी के अंदर था उसके लिए तुम बाउंड हो जाओगे। मना कर सकते हो क्या, नहीं, पर जितना अथॉरिटी के बाहर था उसके लिए बाउंड नहीं होगे। और सर अगर सेपरेबल नहीं है तो तुम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को डिनाई कर सकते हो। इतनी सी बात है, समझ आया क्या तुमको। ओके सर, यहां पे सर एग्जांपल में मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। सर यहां पे एग्जांपल मैंने तुमको एक बताया था, तुमको अगर याद होगा तो, ये वाला नहीं, यहां पे वो रामू दिलीप वाला एग्जांपल था क्या, हाँ था ना, तुमने लिखा है पक्का। सर सुनो ना, हाँ सर सुनो ना, सुनो क्या लिखा है, सी बाइज अ गुड फ्रॉम ए नोइंग दैट ही इज एन एजेंट फॉर सेल बट नॉट नोइंग हु इज द प्रिंसिपल। सर ये वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद करो। सर अगर तुमको मैंने सिंपली समराइज भी करके दिया था, ये देखो स्क्रीन पे देखो। सर अगर शिवम ने शिवम को एजेंट बनाया, शिवम ने जाके यश को माल बेचा, वेयर द यश इज अवेयर दैट शिवम इज एन एजेंट। अगर यश को पता था कि शिवम एक एजेंट है, उसको ये नहीं पता, अच्छा उसको अगर पता है शिवम एजेंट है और शुभम प्रिंसिपल है, तो उस केस में क्या यश शुभम की तरफ लायबल है। हाँ सर। उस समय एक बात बताओ, अगर उसने ये शिवम से माल खरीदा, क्या खरीदा, आईफोन, आईफोन कितने का था सर, 70,000 रुपए का। अब यश मन में क्या सोच रहा है, यार मेरे को ना शिवम से 40,000 रुपए लेने, 50,000 रुपए लेने, वो 50,000 रुपए में एडजस्ट कर दूंगा, क्या तुम एडजस्ट कर लोगे। तेरे को तो पता था ना वो एजेंट है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, प्रिंसिपल के साथ, तो तू वो एडजस्ट नहीं कर सकता। पर सर इसी एग्जांपल में अगर यश को ये पता था कि शिवम एजेंट है, पर ये नहीं पता था कि प्रिंसिपल कौन है, तो उस केस में भी सर यश एडजस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसको पता था शिवम के साथ में डील नहीं कर रहा हूं, शिवम किसी और के बिहाफ में डील कर रहे हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो और के साथ हो रहा है, प्रिंसिपल के साथ हो रहा है। पर इसी केस में अगर यश को भनक भी नहीं पड़ी क्या कि शिवम एजेंट है, तो उस केस में बाद में सर जब 70,000 लेने की बात आई ना, तो शिवम की जगह कौन आ गया, शुभम आ गया। उसने बोला भाई 70,000 रुपए दे, तो यश क्या बोलेगा, दूंगा, मैं तेरे तरफ लायबल हूं, पर मैं उतने के लिए लायबल हूं जितना मैं शिवम से पैसे लेने के हैं, वो काटने के बाद जितने बचेंगे उसके लिए लायबल हूं। तो मान लो शिवम से 40,000 रुपए लेने थे, तो 40,000 रुपए काट के मैं कितना दे दूंगा, 30,000 रुपया। अरे तुम मेरे साथ हो क्या सर, ये क्लास का रिवीजन है, ये क्लास का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये क्लास का रिवीजन है, ये एग्जांपल्स आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। फिर भी एक बार आप लोगों के लिए दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एग्जांपल नहीं कॉन्सेप्ट। 3 केस है सर। पहला केस है जहां एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है पता है। दूसरा केस है एजेंट कौन है पता है, पर प्रिंसिपल कौन है वो नहीं पता, पर एजेंट है ये पता है। तीसरे केस में एजेंट है ये पता ही नहीं है। सर पहले केस में एजेंट कौन है पता है, प्रिंसिपल कौन है पता है, तो तुम्हारा एजेंट की तरफ कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं होगा, तुम प्रिंसिपल के साथ डील करोगे सीधा। दूसरे केस में अगर एजेंट कौन है पता है, पर प्रिंसिपल है, पर कौन है ये नहीं पता, तो उस केस में भी सेम, आप प्रिंसिपल के साथ डील करोगे, एजेंट का कोई भी पैसा सेट ऑफ नहीं करोगे। पर तीसरे केस में अगर आपको एजेंट है पता ही नहीं है,
तुमको भनक ही नहीं पड़ी वो एजेंट है, तो उस केस में तुम प्रिंसिपल के टूवर्ड लायबल तो हो, पर जो पैसा तुमको एजेंट से लेना था वो तुम सेट ऑफ कर सकते हो। समझे क्या? यस और नो? ठीक है सर, ये आपका यहां पे एग्जांपल में तीनों में से एक केस लिखा हुआ है सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, कभी कभी याद रखो कि अगर नोटिस आपने प्रिंसिपल एजेंट को दे दिया ना, तो ये मान लिया जाता है आपने नोटिस प्रिंसिपल को दे दिया, पर वो अलग पॉइंट है सर। ये पहला पॉइंट आप समझे कि अगर अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या होगा सर? अगर अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहे हैं तो ये बताओ सेपरेट हो सकता है क्या? सर सेपरेट मतलब क्या? मैंने वन प्लस बेचने बोला था शिवम को, उसने वन प्लस के साथ साथ आईफोन भी जाके बेच दिया। जो वन प्लस बेचा क्या वो अथॉरिटी के अंदर था? तो उसके लिए क्या मैं लायबल हूं? हाँ। पर जो आईफोन बेचा क्या वो अथॉरिटी के अंदर था? नहीं। क्या मैं उसके लिए लायबल हूं? नहीं। ऊपर से जो नुकसान हुआ उसके लिए शिवम को कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं। ये हो गया अगर सेपरेट हो सकता है। पर अगर सेपरेट नहीं हो सकता, अगर मैंने शिवम को बोला 500 शीप लेकर के आ जाना, उसने क्या किया, 1 लाख रुपए में 500 शीप के साथ साथ 200 लैंप भी लेकर के आ गया, 200 लैंप्स भी लेके आ गया, तो सर मैंने बोला ऐसा अलग उनको तो कर सकते हैं, पर शीप कितने का है और लैंप कितने का है पता चल रहे हैं क्या? नहीं ना। तुमने तो पूरे 1 लाख रुपए दिए, तो लॉ कहता है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तू डिसोन कर सकता है। उस केस में प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अरे समझे क्या? समझला का? पर जब अथॉरिटी के बाहर जा रहे हो ना, एक बात आती है क्या, एजेंसी बाई स्टोपेल, अगर अथॉरिटी के बाहर जा रहे हैं लेकिन तेरे कंडक्ट से अगर तूने थर्ड पार्टी को ये बिलीव करवाया कि वो एजेंट अपने अथॉरिटी के अंदर, तुम हो क्या मेरे साथ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर अथॉरिटी के बाहर जा रहा है और प्रिंसिपल ने अपने कंडक्ट से थर्ड पार्टी को ये बिलीव करने में इंड्यूस किया कि मैं अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा सर? प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट विच इज आउटसाइड द अथॉरिटी। समझे क्या? जो अथॉरिटी के बाहर था उसके लिए भी आप लायबल हो जाओगे। एजेंसी बाय उसी का लैंग्वेज है सर। ओके। तीसरा केस सर, अगर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस टू द एजेंट, अगर आपने कोई चीज एजेंट को बता दी है तो ये मान लिया जाएगा आपने प्रिंसिपल को बता दिया है। इसमें सर केस लॉ था रामू और दिलीप वाला। मेरी बात सुनो सर, अगर प्रिंसिपल एक एजेंट है और एजेंट ने किससे करी, एजेंट ने क्या किया? रामू से। अब मैंने तुमको क्या याद कर एग्जाम्पल दिया था, याद करो सर। प्रिंसिपल को रामू से 70,000 रुपए लेने थे। कितने? 70,000 रुपए। उसको पता है रामू पैसा दे नहीं रहा है, तो उसने क्या किया? एजेंट को भेज दिया। एजेंट को बोला एजेंट तू जाना गुड्स बाई करके आ जा। क्या करके आ जा? बाई करके आ जा। अब सर जब एजेंट बाई करके आ गया पैसा, तो अभी पैसा पेबल आएगा। पर जब एजेंट गुड बाई करने गया ना रामू से, उसने कुछ ऐसे सामान उठाए जो दिलीप के थे, जो रामू के थे ही नहीं। इस बारे में एजेंट को तो पता था पर प्रिंसिपल को पता नहीं था। अब सर उसके बाद प्रिंसिपल चला गया, सुनना मेरी बात ध्यान से सर, प्रिंसिपल चला गया किसके पास? रामू के पास, कि पैसे देगा क्या? तो रामू ने क्या बोला? मेरा माल ही नहीं था, तू किसको जाके देगा? सॉरी दिलीप चला गया प्रिंसिपल के पास, क्या बोल के? पैसे देगा क्या? तो प्रिंसिपल ने बोला काहे के पैसे? मैंने तो रामू का माल लाया है। तो दिलीप ने बोला नहीं भाई, तू तो मेरा ना माल लेके चला गया, मेरा माल लेके चला गया। तो उस केस में क्या प्रिंसिपल वो पैसा देने के लिए लायबल है? यस सर। क्यों? क्योंकि नोटिस टू एजेंट इज कंसिडर्ड एज नोटिस टू द प्रिंसिपल। अगर एजेंट को पता था दिलीप का माल है ना, तो ये मान लिया जाएगा प्रिंसिपल को पता था दिलीप का माल है। अब उसको पैसे देने तो पड़ेंगे ही, साथ में जो रामू से पैसे लेने थे ना, वो वाला पैसा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि यार रामू तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, सर। इसको बोलते हैं नोटिस टू द एजेंट इज कंसिडर्ड एज ए नोटिस टू द प्रिंसिपल। सर ये वाला लाइन पढ़ लेना, 3 एग्जांपल वाला, तुमको एग्जांपल और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट सर, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का अगर केस है, मेरी तरफ ध्यान दो सर। अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का केस हो रहा है तो विद इन अथॉरिटी होगा, आउटसाइड अथॉरिटी होगा। अगर अथॉरिटी के अंदर हो रहा है तो प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन अगर अथॉरिटी के बाहर हो रहा है तो एजेंट लायबल है। सर अथॉरिटी के अंदर हो रहा है मतलब क्या? मेरे आईफोन 128 GB रैम का था, मैंने उसको बोला 256 बोल के भेज दे, उस केस में अब मैं, अगर सामने वाले ने केस ठोका तो मैं लायबल हो जाऊंगा। पर अगर मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं था, मैंने बोला था अच्छा रेट लाके दे दे, उसने अच्छा रेट के चक्कर में 12 GB बोल के बेचने लग गया, तो सर उस केस में वो लायबल है, मैं लायबल नहीं होऊंगा। आर यू विथ मी? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये लाइन पढ़ो एक बार, ये 3 लाइन। सॉरी, पढ़ लिया? डन। ओके सर। सर उसके बाद एजेंट की लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, सर बहुत आसान, अरे हद से ज्यादा आसान। उफ टोप उफ कैप। सर मेरी बात सुनो, यूं तो जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में ट्रांजैक्शन करता है तो यूं तो एजेंट लायबल नहीं होता है,
यूं तो एजेंट ना ही एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ना ही बाउंड होता है। दो वर्ड रिपीट कर दो मेरे साथ, ना ही एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ना ही बाउंड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर उफ कैप का केस है, उफ कैप का केस है तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है। यू अननेम्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है पता है, पर कौन है वो पता नहीं है। या तो अननेम्ड प्रिंसिपल बोल लो या फिर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल बोल लो। एफ फॉरेन प्रिंसिपल, अगर बाहर वाले देश का अगर प्रिंसिपल है तो लॉ कहता है इंडिया में तू तो लायबल हो ही जाएगा। सी अगर प्रिंसिपल सी है, नहीं इनकॉम्पिटेंट है, इन आईएनसी है, सी नहीं आईएनसी, इनकॉम। मैं कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ जरिया हूं। तू अपने सोच से मिल के आया। तू अगर बचपन में अच्छे स्कूल में गया होता, अच्छी संगति बनाया होता, दोस्त अच्छे होते, तो तेरे को ये नहीं समझ आता। गलती तूने बचपन में ही कर ली थी। मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, यूएफसी कॉम्पिटेंट, अगर आपका प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है। ए अगर आप अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहे हो तो जो आउटसाइड अथॉरिटी है उसके लिए एजेंट लायबल हो जाता है। और पी अगर तुम एजेंट नहीं हो, प्रिटेंड कर रहे हो, तो तुम लायबल हो जाते हो। सर प्रिटेंडेड एजेंट और आउटसाइड अथॉरिटी में फर्क क्या है? सर आउटसाइड अथॉरिटी में तुमको इतने की अथॉरिटी दी है, तुम इतना काम कर रहे हो। प्रिटेंडेड एजेंट में तुमको अथॉरिटी नहीं दी है, तुम काम कर रहे हो। समझे क्या? यस और नो? यहां से ना थोड़ी आवाज कम आती है, थोड़ा ना यहां ऐसा लगता है खाली खाली है पूरा। थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ हाँ चलो सर, उफ कैप एक बार फिर से रिपीट कर दो। यू अननेम्ड प्रिंसिपल, एफ सी इनकॉम्पिटेंट, ए आउटसाइड अथॉरिटी, पी प्रिटेंडेड एजेंट। सर कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट बच गया क्या? नहीं, ना 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 ना, हो गया सर, हो गया। उसके बाद सर राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, मेरे तरफ ध्यान दो सर। थर्ड पार्टी के राइट्स मतलब क्या? जो सामने जिसके साथ एजेंट, जिसके साथ डील कर रहे हैं उसके राइट्स क्या है? सर बहुत आसान है। सबसे पहला राइट्स क्या है? राइट्स ऑफ अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। सर याद करो ना, ये तो थोड़ी देर पहले समझा रहा था मैं आपको। अगर एजेंट ने बताया ही नहीं कि वो एजेंट है, तो मैं सराफत के लिए प्रिंसिपल के टुवर्ड्स लायबल तो होऊंगा, पर अगर एजेंट के साथ कोई पैसा का रिश्ता था ना, वो मैं सेट ऑफ करके चलूंगा। क्या तुम मेरे साथ हो? अनडिस्क्लोज्ड एजेंट मतलब उसने बताया ही नहीं कि वो क्या है, वो एजेंट है। क्यों हंसी आ रही है? मैंने कुछ बोला क्या? मैं तुमको एक अच्छा जुगाड़ बता दूं, तुम अगर हंसो ना तो तुम ऐसे बोल देना, सर आपकी बात पे हंस रहे। मैं खुश, मैं सोचूंगा निकल गया होगा जोक, मैंने सोच करके तो नहीं मारा है। ऐसे तुम बच सकते हो, ठीक है? अभी मेरे बात पे हंस रहे थे ना, नहीं बोलते। क्या सीखोगे रे तुम लोग? बाहर निकालो बोल रहे हैं। नेक्स्ट, फिर से मेरी बात पे हंस रहे हो ना? हाँ सीख गए, देखे? सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा? सुनो 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 दोस्तों, हेलो सर। राइट्स ऑफ अ थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी, ये प्रिंसिपल और ये एजेंट। अगर मैं थर्ड पार्टी एजेंट के साथ डील कर रहा हूं, इसने अगर मेरे को साफ साफ बता दिया तो बात ठीक है, पर अगर इसने मेरे को बताया नहीं ये क्या है, एजेंट है, तो उस केस में मैं प्रिंसिपल को आंसरेबल तो हूं, लेकिन एजेंट से जो पैसा मेरे को लेना था वो मैं सेट ऑफ करके चलूंगा। सर क्या लिखा है? इफ एन एजेंट मेक्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नीदर नोज नॉर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट। सर मानने का कोई कारण भी नहीं था, ना उसको पता था तू एजेंट है, ना उसको भनक पड़ी कि तू एजेंट है, दैट ही इज एन एजेंट, हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में प्रिंसिपल आके उससे परफॉर्मेंस करवा सकता है, लेकिन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी has against the principal the same right as he would have against the agent if the agent had been the principal। मेरा एजेंट के टुवर्ड्स जो राइट था ना, वो सेम राइट मेरे को प्रिंसिपल से मिलेगा, जैसे कि अगर एजेंट प्रिंसिपल होता तो क्या होता। अरे तुम समझ रहे हो क्या? सब समझ रहे हो, घंटा ठीक है, लेकिन लिखोगे क्या? लिखना ये पड़ेगा, वेयर द थर्ड पार्टी डील्स विद द एजेंट हैविंग नो रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट और नोइंग दैट ही इज एन एजेंट, देन इन दैट केस द प्रिंसिपल में आस्क द थर्ड पार्टी फॉर परफॉर्मेंस। हाउएवर the third party shall have the same rights against the principal as he would have had against the agent। सर ये लॉ, ये बेसिक लैंग्वेज है, इतना काफी है, इतना बहुत जरूरत से ज्यादा है। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, बाद में सुनो ना। इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोज, अच्छा ये वाला शाहरुख खान सर, अगर बाद में सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सुनना ना, एजेंट ने आके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने क्या बोला? एजेंट और थर्ड पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को आंसरेबल है। पर अगर बाद में जब पता चला प्रिंसिपल कौन है, तो एजेंट पीछे, थर्ड पार्टी पीछे हट गया, बोला अगर हमको पहले पता होता ना ये प्रिंसिपल है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट कभी करते ही नहीं। अगर आप ऐसा प्रूव कर दोगे ना, इन दैट केस यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर शाहरुख खान के बदले में अगर सलमान खान गया, उसने वानखेड़े स्टेडियम की टिकट लेकर के आ गया,
और बाद में वानखेड़े स्टेडियम वालों को पता चला कि ये जो टिकट सलमान लेके गया है उसमें शाहरुख खान आने वाला है, और वानखेड़े स्टेडियम को पता था अगर हमको पहले पता होता ना शाहरुख खान है तो हम उसको टिकट देते ही नहीं। तो इस केस में आप ये टिकट को रेपुडिएट कर सकते हो, सलमान खान कुछ नहीं बोल सकता, वरना सलमान खान को भी आगे चल करके शाहरुख खान की जगह पे रख देंगे। समझे क्या? समझ गए ना तुम? उसके बाद सर दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। सर ये रिपीट है, मैंने लिखवा भी रखा है, ये रिपीट है। रिपीट क्या है सर? ऊपर वही जो लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है एजेंट के साथ तो वही चीजें लिखी हुई है, तुम लोग पढ़ लेना। सर थर्ड पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ऑफ थर्ड पर्सन टू सू द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। सर ध्यान से सुनो ना, इन जनरल तुम किसको केस करते हो? केस बोला बे, इन जनरल मेरे थोड़ा सा हकला गया होगा। इन जनरल तुम किसको CASE केस करते हो? बताओ किस पे केस करते हो? सर हम तो किसी पे नहीं केस करते, हमारे जिंदगी में केस बचा ही नहीं है, तो केस था ही नहीं कभी। मेरी बात सुनो सर, इन जनरल पोगो। सर मैंने क्या बोला? सर इन जनरल आप केस करते हो प्रिंसिपल पे अगर आपको करना है तो, पर अगर कुछ केस में अगर एजेंट पर्सनली लायबल है ना, तो उस केस में आप एजेंट पे भी केस कर सकते हो या फिर प्रिंसिपल पे भी केस कर सकते हो या फिर दोनों पे भी केस कर सकते हो। सर अगर एजेंट पर्सनली लायबल नहीं है तो किस पे केस करोगे? मैडम क्यों हंस रहे हो? फिर ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं। चलो सर मैंने क्या कहा, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पे केस करेगा, पर अगर एजेंट पर्सनली लायबल है तो आप एजेंट पे भी केस कर सकते हो, प्रिंसिपल पे भी केस कर सकते हो और दोनों पे भी केस कर सकते हो। लेकिन सर सुनो ना, consequence of inducing an agent or principal to act on the belief that principal or agent will be held exclusively liable। सर याद करो, अगर तुमने एजेंट के कान में जाके बोला, अगर तुमने एजेंट के कान में जाके बोला, क्या कान में जाके बोला कि सुन एजेंट तेरे पे केस नहीं करेंगे, हम प्रिंसिपल पे केस करेंगे। अगर आपने ऐसी चीजें बोल दी ना तो आप एजेंट पे केस नहीं कर सकते, प्रिंसिपल पे ही केस करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने प्रिंसिपल को बोला तो टेंशन मत ले, तेरे पे केस नहीं करूंगा, एजेंट पे करूंगा। अगर सामने वाले को ये भरोसा दिला करके तुमने ट्रांजैक्शन किया है ना, तो जिसको केस करने से तुमने माफ किया था उस पे केस तुम नहीं कर सकते। अरे तुम हो कि नहीं मेरे साथ? यस और नो? यस सर। तो सर सुनो ना, शुरू हमने किया था प्रिंसिपल की लाइबिलिटी, एजेंट की लाइबिलिटी और थर्ड पार्टी का राइट्स। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या था सर? अथॉरिटी के अंदर काम करेगा तो लाइबल होगा, बाहर काम करेगा सेपरेबल है तो अथॉरिटी के अंदर जो था उसके लिए लायबल होगा, सेपरेबल नहीं है तो डिस्कार्ड कर देगा। नोटिस टू एजेंट विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस टू प्रिंसिपल। और लास्ट, अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है तो क्या होगा? उसके बाद आपने पढ़ा एजेंट की लायबिलिटीज क्या है। सर एजेंट वैसे तो लायबल नहीं होता है लेकिन उफ कैप। उसके बाद तुमने पढ़ा थर्ड पार्टी के राइट्स क्या है। थर्ड पार्टी सर प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल के साथ डील कर रहा है, अगर अनडिस्क्लोज्ड एजेंट है तो थर्ड पार्टी सेट ऑफ मार सकता है, पर अगर उसको पता रहता प्रिंसिपल कौन है तो अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं करता तो वो रेपुडिएट कर देगा। दूसरा वही चीज लिखा हुआ है। तीसरा आप सू कर सकते हो, पर अगर आपने किसी को सू नहीं करूंगा बोल रखे तो उसको सू नहीं कर सकते। इतनी सी बात है, समझे क्या सर? और टर्मिनेशन सर, आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है मेरे तरफ ध्यान दो सर। 5 तरीके से टर्मिनेट होता है सर। CRR डाई, सी, बोलो बोलो बोलो, सी, आर, D, I, E, अब मैं बोलूंगा C, कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, R, रिवोकेशन, R, रिनंसिएशन, D, डेथ और इंसेंटी ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट। प्रिंसिपल और द एजेंट, पर उसके बाद जो I है इंसॉल्वेंसी ऑफ द एजेंट, प्रिंसिपल, और E एक्सपायरी ऑफ टाइम। सर सी कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, धंधो खत्म हो गया तो एजेंसी टर्मिनेट हो गए। आर रिवोकेशन, मेरी बात ध्यान से सुनो सर, व्हेन यू आर रिवोकिंग ना यू हैव टू बी एंड नोटिस देना पड़ेगा, रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। आई इंप्लाइड हो सकता है रिवोकेशन या एक्सप्रेस। सर इंप्लाइड और एक्सप्रेस मतलब क्या? सर एक्सप्रेस मतलब मैंने चिट्ठी लिख के भेजा, तू आज से मेरा एजेंट नहीं है, तू मेरा एजेंट। पर अगर मैंने चिट्ठी नहीं भेजा, मैंने शिवम को बोला शिवम मेरा घर ना तू भाड़े पे चढ़ा दे, ऐसा बोलने के अगले दिन यहां पे मैं घर भाड़े पे चढ़ा दिया, तो इसको क्या कहते हैं? इंप्लाइड रिवोकेशन। सी, जब आप रिवोक करोगे तो आपको सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा। अगर बिना सफिशिएंट कॉज के अगर आप रिवोकेशन कर रहे हो तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। ई क्या था सर? एक्सप्रेस। आई और ई क्या था? एक्सप्रेस। NICE, नोटिस देना पड़ेगा।
इंप्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, और सी क्या है, कॉज बताना पड़ेगा या फिर कॉज बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताए तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सर ये हो गया रिवोकेशन, जहां पे प्रिंसिपल एजेंट को निकाल रहे हैं, पर एजेंट बोलेगा तू मेरे को क्या निकालेगा, मैं खुद से जा रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा, रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन के वक्त भी यू हैव टू बी नाइस। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डी, डेथ और इंसेनिटी। अगर प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन, डेथ के बाद आप एजेंट नहीं रहे, पर डेथ के पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल लायबल है। उसके बाद सर डी हो गया आई, इंसेनिटी। हम पागल नहीं है, सॉरी आई क्या है, इंसॉल्वेंसी। डी में था डेथ और इंसेनिटी। इंसेनिटी क्या है सर, हम पागल नहीं है भैया, हमारा वो तो तुम्हारा है ही। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आई, आई क्या है, इंसॉल्वेंट। सर अगर आपका प्रिंसिपल, यहां एजेंट नहीं लिखा है, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। पर अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो लॉ ने बोला काम चला लेंगे, बट एजेंट विल नॉट बी टू द प्रिंसिपल। सर याद करो ना, अगर एजेंट इनकॉम्पिटेंट है, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। तुम्हारा ऐसे ही चलता है सर, तुम्हारा ना दिमाग फीफो पे चलता है, तुम्हारा दिमाग फास्ट इन फास्टेस्ट आउट। जो पढ़ा 7:30 बजे 8:30 बजे भूल जाओ, 8:30 बजे नया आन दो, 8:30 बजे का पढ़ा हुआ 9:30 बजे भूल जाओ, नया आन दो, यही चल रहा है। बोले क्या, शेल नॉट बी लायबल टू, अरे इनकॉम्पिटेंट एजेंट है अगर, तो वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और सर ई क्या है, एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर तुम्हारा समय खत्म हो गया तो उस केस में आप लायबल नहीं होगे। मेरी बात समझे क्या, अरे डिड यू अंडरस्टैंड। अब सर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजेंसी इररिवोकेबल कब होता है। अगर एजेंट जो है ना उस ट्रांजैक्शन में पर्सनल इंटरेस्ट ले लेता है तो एजेंसी रिवोक नहीं हो सकता है। पर सर अगर डेथ या इंसेनिटी का केस हो गया तो उस केस में भी एजेंसी रिवोक नहीं हो सकता है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पे। सर आपने क्या बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैंने मेरे को शिवम को 1 करोड़ रुपए देने थे, शिवम मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगने आ रहे, मैंने बोला भाई देख पैसे नहीं है, एक काम कर, ये जमीन है मेरा, ये जमीन बेचने के लिए तू मेरा एजेंट बन जा, तू एजेंट बन के मेरा ये जमीन बेच दे, बेचने से जो पैसा आएगा ना उसमें से तू अपना 1 करोड़ रुपए रखना, ऊपर का कुछ बचेगा तो मेरे को दे देना। अब सर शिवम मेरा एजेंट है, एजेंट फॉर व्हाट, सेलिंग द लैंड। अब मैंने अगर एजेंसी रिवोक करने की कोशिश की तो लॉ कहता है ना 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 ना, नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। वो अगर सर डेथ हो गई तो डेथ या इंसेनिटी कुछ भी हो जाए आप रिवोक नहीं कर सकते। पर सर अगर इन प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाएगा ना तो उस केस में आप रिवोक नहीं कर सकते। सर इररिवोकेबल है, इररिवोकेबल मतलब समझते हो, नहीं कर सकते। उसके बाद सर लास्ट आपका टर्मिनेशन का इफेक्ट कब होता है। अरे जिसको हमारे मारवाड़ी में बोलते बेरा पड़ गया, कोई मारवाड़ी है यहाँ पे, मारवाड़ी में सर मेरे को नहीं पता को कहते तुम्हारे मराठी में चुपचाप सीख रहा हूं ना, थोड़ा देश में डाइवर्सिफिकेशन रहने दो। ऐसा क्या दुनिया में सब खत्म हो जाए, हम बचे बस। मैं बोल रहा हूं मारवाड़ी में बोलते हैं मन्ने बेरा कोनी, मन्ने बेरा कोनी मतलब मेरे को नहीं पता। तो जिस दिन तुमने बेरा पड़ जाएगा, बेरा पड़ जाएगा मतलब जिस दिन तुमको पता चल जाएगा उस दिन इफेक्ट हो गया। सर जिस दिन एजेंट को बेरा पड़ गया उस दिन इफेक्ट हो गया, जिस दिन एजेंट को बेरा नहीं पड़ा, जिस दिन थर्ड पार्टी को बेरा पड़ गया उस दिन इफेक्ट हो गया। बोले सर लॉ से ज्यादा भी डिफिकल्ट कुछ लग रहा है अब, है ना। सुनो अब लॉ तुमको इजी लग रहा है, अब मेरी बात सुनो सर। मैंने क्या बोला, अगर प्रिंसिपल को जिस दिन when the agent comes to know about such termination, the termination takes effect. When the third party comes to know about such termination, the termination take effect. सर उसका एक बार एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। मेरी बात सुनो, अगर ये प्रिंसिपल है, इसने एजेंट को क्या भेजा, टर्मिनेशन नोटिस भेजा। सर पहले बात क्या हो रखी थी, तू माल बेच, मैं तेरे को 5% का कमीशन दूंगा। कितना दूंगा, 5% का कमीशन। अब सर इसने 1 अगस्त को लेटर लिख के भेजा कि तू माल नहीं बेचेगा आपसे, और सर ये लेटर कब तक पहुंचा, 10 अगस्त को पहुंचा। पर सर एजेंट ने 5 अगस्त को एक माल बेच दिया था, क्या उस पे कमीशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, इट इज वैलिड। पर उसके बाद सर सुनना ना, 10 अगस्त को पता चल गया कि तू माल नहीं बेचेगा, पर सर थर्ड पार्टी को उस समय तक भी पता नहीं था। थर्ड पार्टी को बस ये पता था एजेंट माल बेच सकता है, उसको ये नहीं पता था कोई एक और नोटिस आ गया है जिसमें लिखा है तुम माल नहीं बेच सकते। उसके बाद सर 15 अगस्त को एजेंट ने माल बेचा। सर एजेंट ने थर्ड पार्टी को माल बेचा, पैसा लिया और एजेंट भाग गया। अब सर क्या प्रिंसिपल ये माल वापस मांग सकता है? लॉ ने कहा नहीं, थर्ड पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड था, टर्मिनेट नहीं हुआ था, बिकॉज थर्ड पार्टी को अभी तक टर्मिनेशन के बारे में पता नहीं था। समझे क्या? यस सर। और सर लास्ट 2 पॉइंट क्या लिखा है कि अगर आपका प्रिंसिपल का डेथ या इंसेनिटी हो जाता है तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माल को ढंग से रखे और ढंग से उसको लौटा दे, और सब एजेंट की अथॉरिटी। सर अगर एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक करो तो ऑटोमेटिकली सब एजेंट की अथॉरिटी रिवोक। हाँ
सर अगर आप एजेंट के अथॉरिटी को रिवोक करो तो ऑटोमेटिकली सब एजेंट की भी अथॉरिटी रिवोक हो जाती है, समझे क्या? यस सर। सर ये हमारा एजेंसी का रिवीजन था। अरे बच्चों सुनो तो मेरी बात। वो सर यूनिट 2 बेल, बैठे बैठे बैठ, इसके बाद ब्रेक लेंगे, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। एक यूनिट के बाद मजा आएगा सर। यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेज, मेरे तरफ ध्यान दो, मेरी बात सुनो सर। जब तक दिमाग पे एक्सर्शन ना आए मजा नहीं आएगा, मेरी बात सुनो सर। बेलमेंट एंड प्लेज करेंगे, कोई ब्रेक की जरूरत है ही नहीं तुमको। अरे तुम भगवान हो, ऐसा बोलो अपुनेच। अरे करेंगे ना क्या ऐसा गिव अप नहीं, गिव ऐसे बच्चों वाली हरकत नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ। मेरी बात सुनो सर, अपन क्या करेंगे? बेलमेंट एंड प्लेज, मेरी बात सुनो, बहुत आसान है। बेलमेंट में कितने पार्टीज? बच्चों वाले बात है, 2 पार्टी, एक बेलर और एक बेली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, बेलमेंट का ट्रांजैक्शन क्या होता है? बेलमेंट का ट्रांजैक्शन बस ये होता है, अगर मैंने मेरा सामान अगर जा करके किसी के सामने रखवाया तो और उसमें डिलीवरी, अगर एक बेलर है तू तो बोल रहा था पढ़ाओ सर। ये बीट बॉक्सिंग कौन करता है यार? थोड़े टास्क खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे रह करके ऐसे सारे लाइट वाइट बंद करके ऐसे बू बू करेंगे। मेरी बात सुनो, आवाज गूंजेगी पूरे प्रेस्टीज में, आजू बाजू वाला के क्लास में भी जाके करेंगे। मेरी बात सुनो, तू जोश में मत आ सर। बेलमेंट एंड प्लेज, सबसे पहले समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, फिर अपन प्लेज पे आएंगे। सर ये अपने आप में यूनिट बहुत बड़ा है आसान, लेकिन बड़ा यूनिट है सर। क्यों हंस रहा था? फिर ठीक है, तब तक ठीक है। ये मैंने मेरे गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका निकाला है। मैंने बोला फालतू हंसता हुआ देखूंगा, बाहर भेज दूंगा, मूड खराब हो जाएगा, फिर बाहर भी दिखता रहे, मेरे वजह से हंस रहा था ना। हाँ सर सुनो ना, मैंने क्या कहा? बेलमेंट, डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट, मेरी बात सुनना। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। सर डिलीवरी होना जरूरी है और पर्पस होना जरूरी है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। वेर इन दैट व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड। अरे हाँ बाय बाय सर। वेर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अकॉम्प्लिश्ड, इन दैट केस दे शैल बी रिटर्न डिस्पोज एज पर द डायरेक्शन। बुक बैग वैग लेके आता है क्या? ओ पानी बॉटल ले आया कर कम से कम। हम गार्डन में जाते हैं तो भी पानी बॉटल लेके जाते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सर मैंने क्या कहा? दे शैल बी रिटर्न डिस्पोज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। सर देखो कीवर्ड सारे हाईलाइटेड है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू द अदर फॉर सम पर्पस। पर्पस होना जरूरी है और एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जब वो पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाएगा, गुड्स क्या हो जाएगा मैडम? रिटर्न हो जाएगा। गुड्स क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मानते हैं। सर बेलमेंट में 2 पार्टीज, बेलर जो दे रहा है और बेली जो ले रहा है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं। उसके बाद सर एग्जांपल ऑफ बेलमेंट, पहला डिलीवरी ऑफ अ कार फॉर रिपेयर। अगर मैं अपनी गाड़ी देकर गया है रिपेयर करवाने के लिए, तो वो बेली है, वो गाड़ी रिपेयर करेगा, जब रिपेयर हो जाएगा तो वो गाड़ी को वापस कर देगा। सर गिविंग ऑफ अ क्लोथ टू अ टेलर फॉर सिलाई, फट गया है सीधे भाई। उसके बाद गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज। अगर ये तो सर झूठ बोलते हैं, बेलमेंट है, ये तो दान है सर। बेलमेंट कुछ नहीं होता है। बेलमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है रिटर्न ऑफ द गुड्स where the purpose is accomplished। वो यहाँ पे मिसिंग है, पर चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? गुड्स गिवन टू द कोरियर और फॉर द कैरेज, पहुंचाने के लिए अगर दे रहे हो तो उसको भी क्या कहते हैं? बेलमेंट। सर एसेंशियल्स ऑफ अ बेलमेंट याद करना, कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सब आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। सर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए ना कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। इसीलिए 2 तरह का बेलमेंट होता है, एक ग्रेट्यूटियस बेलमेंट और एक नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। सर डिलीवरी होना जरूरी है। सर डिलीवरी 2 तरीके का हो सकता है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या? गाड़ी देकर के आया, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब गाड़ी मेरे पास ही खड़ी है, मैं चाबी देकर के तुमको आ गया। उसके बाद पर्पस होना जरूरी है। पर्पस क्या हो सकता है सर? कोई भी पर्पस हो सकता है। और पोजेशन जाना जरूरी है, कस्टडी नहीं, पोजेशन। कस्टडी मतलब क्या? अगर मैंने तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर का लॉकर खोला, लॉकर में मैंने अपना सोना रखा, लॉकर बंद करके चाबी अपने साथ लेके आ गया, तुम्हारे पास कस्टडी है क्या? हाँ। तुम्हारे पास पोजेशन है क्या? नहीं। और सर लास्ट में रिटर्न ऑफ गुड्स कब करोगे सर?
जब पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाएगा जब तब तुम गुड्स को क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है, कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर एजेंसी में भी कंसिडरेशन की जरूरत एज सच नहीं थी। उसके बाद सर डिलीवरी ऑफ गुड्स में मैंने क्या कहा, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकता है, पोजीशन होना देना जरूरी है सर। इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेस, पर सर ओनरशिप, आपके क्वेश्चन बैंक में एक जगह इन्होंने लिख दिया था कि ओनरशिप भी चेंज होना चाहिए। ओनरशिप बेलमेंट में चेंज नहीं होता है, पोजीशन लेकिन चेंज होता है। लेकिन सर वेर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजीशन, देन इन दैट केस इट डज नॉट बिकम अ बेली। अगर आप पोजीशन में हो, कस्टडी में हो, पोजीशन में नहीं हो। सर जैसे कि मैं पार्किंग में गया, पार्किंग में अपनी कार पार्क करके चाबी लेके आ गया, मैंने बेलमेंट दिया है क्या? नहीं सर मैं बैंक के लॉकर में गया, लॉकर में जाकर के मैंने सोना चांदी रख करके आ गया, क्या मैंने बेलमेंट किया है क्या? नहीं। पर सर मैंने बैंक पे, अच्छा सुनो ना, अगर मैंने, मेरे घर में कैश था, मैंने अपने घर का कैश किसी मेरे बाजू वाले के घर के में रख के गया, मैंने बोला ये रख, मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा, क्या ये बेलमेंट है? सर बेलमेंट ना सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, किसका? सर बेलमेंट सर मूवेबल गुड्स का होता है, इमूवेबल गुड्स का बेलमेंट नहीं होता है। तो कैश तो मूवेबल गुड होता है, पर लॉ ने बोला मनी को हम बेलमेंट में नहीं कंसिडर करेंगे, तो मनी का बेलमेंट नहीं हो सकता। तो सर अगर मैं बैंक में गया, बैंक के लॉकर में अगर मैंने कैश रख के आया, तो क्या उसको बेलमेंट मानेंगे? नहीं। पर उसी की जगह अगर बैंक के लॉकर में मैं सोना रख के आया, गोल्ड रख के आया, तो वो बेलमेंट क्यों नहीं होता सर? क्योंकि आपने रखा सोना, वो मूवेबल गुड है, वेरी गुड, पर सर आपने कस्टडी दिया है, पोजीशन आपने नहीं दिया है। बैंकर को थोड़ी पता है तुमने लॉकर में क्या रखा है, पोजीशन तुमने नहीं दिया है। उसके बाद सर मैंने क्या रखा, रिटर्न ऑफ गुड्स। सर रिटर्न आपको करना पड़ेगा फिजिकली, या तो जो फॉर्म में दिया था उसी फॉर्म में रिटर्न कर दो, या जो बात हुई थी ऑल्टर करने की वो ऑल्टर करके रिटर्न कर दो, बट आपको प्रॉपर्ली गुड्स को क्या करना पड़ेगा मालिक, रिटर्न करना पड़ेगा। सर एक ना सीजर बाई कस्टम अथॉरिटी का मतलब समझा देता हूं, मेरे तरफ ध्यान से देखो। सर सीजर बाई कस्टम अथॉरिटी क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मेरे को इंडिया के माल से मेरा मन भर गया था, मैंने रशिया से माल इंपोर्ट किया। सर मैं रशिया इज वेरी मच नोन फॉर गोल्ड, तो मैंने वहां से गोल्ड इंपोर्ट किया। अगर तुम लोग आगे बढ़ने दोगे तो कस्टम अथॉरिटी पे आएंगे। अब कस्टम को नहीं जमा सर कि हमारे अलावा कोई और मंगवा रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पोर्ट पे मेरे गुड्स को सीज कर लिया। और सर जब सीज कर लिया तो उन्होंने, भाई डब्बे में गोल्ड आया है, इतना सा डब्बा है गोल्ड का, वो क्या किया, कस्टम अथॉरिटी वाला सीज करके लेके चला गया। सर क्या डिलीवरी हुई है? ये वाली डिलीवरी नहीं, जो देखो यूट्यूब पे ना लाइव चल रहा है, और वो भी वी स्मार्ट के चैनल पे। कल विशाल सर आके बोलेंगे अब से ना मैं ना पॉलिसी बनाऊंगा कि ये बात है तुम क्लास में नहीं कर सकते। हाँ, इतना एनर्जी पढ़ाई में डाल लेना, इंटर के साथ साथ फाइनल का एग्जाम लिख देवे एक साथ। सर मेरी बात सुनोगे, सीजर बाय कस्टम अथॉरिटी, अगर कोई गुड्स है जिसको पोर्ट में से कस्टम सीज करके चला गया, तो गुड्स है, मूवेबल गुड्स है, कस्टम ने सीज किया मतलब डिलीवरी हो गई उनके पास, पोजीशन भी उनके पास चला गया, कस्टडी नहीं सर पोजीशन, क्योंकि वो खोल करके पूरा चेक कर लेंगे माल को। तो अगर पोजीशन उनके पास चला गया, और उसके बाद मेरी बात सुनो, और जब एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो गुड्स को रिटर्न भी कर देंगे। ये सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं ना, इसलिए अगर कस्टम अथॉरिटी सीजर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेलमेंट। सिमिलरली सर अगर आपका गाड़ी टो होके चला गया, आपको पता है ना गाड़ी टो हो जाती है, अगर आपने गलत जगह पे खड़ा कर दिया तो गाड़ी टो होके चला गया ना, उसको भी एक तरीके से आप बेलमेंट बोल सकते हो। सर वैलिड पार्किंग जो होता है, वैले पार्किंग, वैले सॉरी मैं थोड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़, वैले नहीं, वैले टी नहीं है, टी है लेकिन नहीं है, ठीक है, तू है कि नहीं इसी के लिए तो लिखा गया था। तो सर सुनो ना, वैले पार्किंग जो है उसको भी हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सर टाइप ऑफ बेलमेंट कितने होते हैं, दो। पहला ग्रेट्यूटियस बेलमेंट, और सर ग्रेट्यूटियस बेलमेंट मतलब कीवर्ड है फ्री ऑफ चार्ज, इट शुड बी फ्री ऑफ चार्ज। कहते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे मजे के मूड में हैं। सरकार के स्टूडेंट कहते हैं सर इस वीडियो को 18+ कर दो। अगर नहीं भी होता तो तू IAM 18+ करके ही वीडियो देखता। सुनना सर मैंने क्या
ग्रेटिट्यूड कहता है मैं हूं सर 18+, सच्ची हूं मैं। तो सर ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मतलब फ्री ऑफ चार्ज, नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मतलब क्या? अभी चलो सुनो, अभी हो गई पूरी मस्ती खत्म, अभी पूरा चैप्टर यूनिट खत्म करेंगे, फिर से मस्ती करेंगे, रोहित तेरे पे वापस आते हैं हम। सुनो मेरी, अभी तुम लोगों को अगर मैं कोई जोक मारू भी तो हंस के वापस आ जाना प्लीज, रिवीजन करने के लिए आए हो, यहाँ पे बैठे हो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने क्या कहा? ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मतलब फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब सर एक पार्टी का बेनिफिट होगा, दूसरे पार्टी का शायद कोई बेनिफिट ना हो, पर नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में दोनों पार्टी का बेनिफिट होना जरूरी है। अब सर उसके बाद हम 4 चीजें पढ़ेंगे, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली। सर सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ेंगे, मतलब जो आपका सामान दे रहा है, जो आपका गुड्स को डिलीवर कर रहा है सर, उसका राइट्स क्या है? फायर। सर हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सबसे पहला डिस्क्लोज नोन फैक्ट। सर मैं इधर ना नीचे से पढ़ाने की जगह मैं सारी चीजें बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुनो। सर पहले ग्रेटिट्यूड और नॉन ग्रेटिट्यूड का एक एक एग्जांपल दिमाग में डाल लो। ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मतलब अगर मैंने अपने दोस्त को, मनीष को, अगर कार भाड़े पे, कार मैंने दिया फ्री में, मैंने बोला जा घूम के आ, तो सर जो कार मैंने भाड़े पे दी उसको कहते हैं बेलमेंट, इट इज अ ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, क्योंकि उसको गाड़ी मिल रही है और बहुत सारी चीजें मिल रही है, पर मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मतलब क्या होता है? अगर मैंने जूम कार से, अगर मैंने कार को भाड़े पे लिया तो जूम कार को पैसे मिलेंगे, मेरे को गाड़ी का फायदा मिलेगा, तो सर इसको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। अब सर ग्रेटिट्यूड हो नॉन ग्रेटिट्यूड हो बात बदल जाती है। सबसे पहला फैक्ट्स डिस्क्लोज करने की बात है। लॉ कहता है ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में ना नोन फैक्ट डिस्क्लोज कर दे, अननोन फैक्ट टू डिस्क्लोज नहीं कर सकता। शिवम मेरे साथ है क्या? नोन फैक्ट डिस्क्लोज कर दे, अननोन फैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पर सर नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में लॉ ये कहता है कि नोन भी डिस्क्लोज कर, अननोन भी डिस्क्लोज कर। जूम कार का धंधा किसने शुरू किया? तूने। तो अच्छा तेरी गाड़ी का मशीन खराब है, तेरे को नहीं पता होगा, तू चेक कर, पर अननोन फैक्ट्स भी तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर यहाँ पे केस लॉ आया था सर, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन। सर इन्होंने बैलगाड़ी ली थी इस जमाने में, उसमें से स्क्रू ढीला निकला, इंसान का भी, घोड़े का भी और उसका कैरेज का भी। सर इंसान का, घोड़े का, कैरेज का, सबका स्क्रू ढीला निकला, कैरेज गिर गया धड़ से, और वो गिरने की वजह से भाई साहब को चोट लग गई। चोट लग गई तो भाई साहब ने जाके केस कर दिया। हो क्या रहा है जिंदगी में? अब सर केस कर दिया तो ये पता चला कि जो नाई एंड सन्स है ना, जिन्होंने भी दिया था, जिन्होंने भी लिया था, भाई जिन्होंने दिया था ना उनकी गलती थी, उनको नोन फैक्ट्स के साथ साथ अननोन फैक्ट्स भी डिस्क्लोज करना था। अगर वो कैरेज का काम कर रहे तो उनको अननोन फैक्ट्स भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन। उसके बाद सर दूसरा एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, नेसेसरी और ऑर्डिनरी। सिंपल सी बात समझना, अगर मैं गाड़ी बेलमेंट पे दे रहा हूं, अगर मैं गाड़ी क्या कर रहा हूं, अगर मैं गाड़ी बेलमेंट पे दे रहा हूं, तो सर गाड़ी का नेसेसरी एक्सपेंस और गाड़ी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दोनों भी मैं क्या करूंगा? उसका खर्चा बेयर करूंगा। सर मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं अगर OnePlus के स्टोर पे जाकर के अपना OnePlus का फोन दे रहा हूं, या फिर मैं अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूं भाई मेरा OnePlus का फोन खराब हो गया, रिपेयर करेगा क्या? तो जब फोन अपने पास रिपेयर के लिए रखता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया? हाँ। अब रिपेयर करने के लिए अगर स्क्रीन का खर्चा आया तो स्क्रीन का खर्चा नेसेसरी एक्सपेंस है, क्या वो मैं बेयर करूंगा? हाँ। पर उसके साथ साथ अगर उसने अच्छा सा स्क्रीन गार्ड लगा दिया, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है? हाँ, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी मैं बेयर करूंगा। सर ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बंदा मेरे से पैसा नहीं ले रहा है। पर सर अगर हम नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट की बात करें, जैसे कि अगर मैंने गोवा गया था मैं अकेले, और गोवा जाकर के मैंने स्कूटी रेंट पे लिया, अगर स्कूटी मैंने रेंट पे लिया तो गाड़ी में जो पेट्रोल का खर्चा है वो कौन बेयर करेगा? बेल। आप मतलब क्या? वो बेलर और मैं बेली, पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा है वो कौन बेयर करेगा? वो बेलर बेयर करेगा। अरे समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? पहले वाले केस में दोनों खर्चा बेलर बेयर करेगा, पर दूसरे वाले केस में नेसेसरी एक्सपेंस बेली बेयर करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेलर बेयर करेगा। अरे आर यू विथ मी? यस सर। उसके बाद मैंने क्या कहा? इंडेमनीफाई फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। सर ग्रेटिट्यूड अलग, नॉन ग्रेटिट्यूड अलग। नॉन ग्रेटिट्यूड की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रीमेच्योर टर्मिनेशन उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, हम इन जनरल बात नहीं कर सकते। पर अगर हम ग्रेटिट्यूड बेलमेंट की बात करें ना, सर मेरे साथ ध्यान दो ना, प्लीज ध्यान दो ना, प्लीज ध्यान दो ना। सर मैंने क्या कहा? ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के केस में अगर आपने प्रीमेच्योर टर्मिनेशन किया तो आपको सामने वाले को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा फॉर द लॉसेस इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड, फॉर द डैमेज सफर्ड दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट इट रिसीव्ड। मैंने एग्जांपल दिया था, याद करो। मनीष मेरे पास आया कार मांगने के लिए, अगर आज वो बाहर से कार लेता तो 10,000 में मिलता, मैंने बोला पैसे देने की जरूरत नहीं है, तू मेरा फ्री में ले ले। अब बाद में जब उसने एक्चुअल दिन आया जिस दिन कार लेने का, उस दिन उसको कार कितने में मिल रही थी? 15,000 रुपए में। तो सर ये जो 10,000 का रेट 15,000 का हो गया ना, ये 5,000 रुपए मेरे को उसको देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और कॉम्पनसेशन देना नहीं पड़ेगा। भलाई का जमाना ही नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद सर इंडेमनीफाई एनी लॉसेस। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तो मेरे को पता ही है तू मेरी बात पे हंस रहे, पता है मेरे को।
सर इंडेमनीफाई एनी लॉसेस में मेरी बात सुनो सर, बेलर जो है ना, कौन किसको इंडेमनीफाई करेगा? बेलर टू इंडेमनीफाई एनी लॉसेस दैट द बेली में सस्टेन एज इफ द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट। सर अगर गाड़ी मेरी नहीं थी, उसकी वजह से मनीष को अगर नुकसान हो गया तो मेरे को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सर सिमिलरली ये तो दोनों केस में, ग्रेटिट्यूड या नॉन ग्रेटिट्यूड के केस में, और बाउंड टू रिसीव बैक गुड्स। समझो अगर सामने वाला गुड्स लौटाने आ रहा है तो मेरे को वापस लेना पड़ेगा। अगर मैंने वापस नहीं लिया, उसके बाद अगर सामने वाले ने गाड़ी का डैमेज हो गया ना, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, सामने वाला रिस्पॉन्सिबल। तो बाउंड टू रिसीव द गुड्स बैक। सर फायर, एफ फॉल्ट, फॉल्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई इंडेमनीफाई एनी लॉसेस फॉर द, अगर तुम एंटाइटल नहीं थे या फिर अगर तुमने प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर दिया। आर रिसीव बैक द गुड्स। ई एक्सपेंसेस। तो सर फायर, बेलर की ड्यूटी क्या है? फायर होगा सर। उसके बाद सर बेली की ड्यूटी क्या है? कट मार। कट मार क्या है सर? सी केयर। तुमको रीजनेबल केयर और स्किल दिखाना पड़े, रीजनेबल केयर करना पड़ेगा। एज इफ अ प्रूडेंट मैन वुड टेक केयर ऑफ देयर ओन गुड्स। अगर तुमने प्रूडेंटली काम नहीं किया, अगर तुमने रीजनेबल केयर नहीं किया, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो तुम लायबल हो जाओगे कॉम्पेंसेट करने के लिए। सर इसका एग्जाम्पल कोई है क्या? हाँ सिंपल सी बात है सर, सुनो ना, मैंने पीयूष है मेरा दोस्त, पीयूष, उसको मैंने मेरी घड़ी दी थी रखने के लिए। मैंने बोला था घड़ी वहीं पे रखना जहां पे तू अपनी घड़ी रखता है। क्या? पार्क क्लोज्ड। हाँ मेरे को कि किसी और को? बोल रहे गुड नाइट बोलना भूल गया था। पक्का मेरे को बोलने बोल रहा है ना? तू बैठ के गुड नाइट करेगा? ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो इन आवर रेगुलर क्लास। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर मैंने क्या कहा, अगर मैंने पीयूष को घड़ी दी थी और पीयूष को मैंने क्या बोला, ये जो घड़ी है ना अपने खुद के लॉकर में रख लेना। अगर पीयूष को लॉकर में रखने बोला था और उसने बाहर हॉल पे ही छोड़ दिया, घड़ी का कांच टूट गया, तो वो मेरे को कॉम्पेंसेट करने के लिए लायबल है। बताएगा थोड़ी लॉकर पे नहीं रखा था, पर फिर भी अगर पीयूष ने लॉकर में रखा था और लॉकर के अंदर डैमेज हो गया तो वो मैं लायबल नहीं, वो लायबल नहीं है, मेरा नुकसान है। पर सर एक बात समझो ना, पीयूष अपनी घड़ी बाहर रखता था, मैंने उसको अलग से बोला था रेगुलर में लॉकर में रखना, पर उसने कहां रख दिया? बाहर ही रख दिया। उसने बोला मेरी घड़ी जहां रखूंगा वहीं तेरी घड़ी रखूंगा ना। अब बाहर अगर डैमेज हो गया तो उसने मेरा डायरेक्शन माना क्या? नहीं ना, ही विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट। इतनी सी बात है। उसके बाद सर सेकंड पॉइंट सुनो ना, कट मार का सी हो गया। यू क्या है? अनऑथराइज्ड और इनकंसिस्टेंट यूज। तुमको जिस काम के लिए दिया था वो काम करो, अगर उससे ज्यादा कम ज्यादा कोई काम किया तो तू वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बिकम at the option of the, it will become voidable at the option of the bailor। सर अगर तुमने अनऑथराइज्ड यूज या इनकंसिस्टेंट यूज किया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला था गाड़ी को 50 किलोमीटर मैक्सिमम चलाना, उसने अगर 80 पे ले गया तो सर गाड़ी अगर ठुक गई तो वो लायबल है। सर अगर उसको मैंने बोला था गाड़ी मुंबई के अंदर ही चलाना, अगर सर वो थाने पूरे ले गया तो सर वो लायबल है। क्यों लायबल है सर? क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन दिया था उसका कंप्लायंस नहीं किया, अनऑथराइज्ड यूज किया। टी title, the principal, the bailor shall not set any adverse title on the goods। आप कोई भी adverse title सेट नहीं करोगे। एम सर ऑन, आप मिक्सिंग नहीं करोगे। सर मिक्सिंग दो चीजें हो सकती है, विथ कंसेंट और विदाउट कंसेंट। अगर विथ कंसेंट हो रहा है तो सर एक लाइन लिखोगे क्या? एक लाइन लिखोगे क्या? अगर विथ कंसेंट हो रहा है देन द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली। जैसे कि सर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तुम कुछ तो भी ग्राउंड नट्स लेकर के एडिबल ऑयल बना रहे हो, तो जो ऑयल बन गया उसको तुम प्रोपोर्शनेटली बांट लोगे। सर ये तो हो गया विद कंसेंट। पर अगर विदाउट कंसेंट हो रहा है तो सेपरेबल है कि इनसेपरेबल है? सर अगर सेपरेबल है तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, दैट द प्रॉपर्टी शैल रिमेन विद द रिस्पेक्टिव पर्सन। अगर येलो कॉटन और पिंक कॉटन मिक्स हो रहा है, येलो कॉटन ए का था, पिंक कॉटन बी का था, तो सर येलो कॉटन ए का ही रहेगा, पिंक कॉटन बी का ही रहेगा। द प्रॉपर्टी शैल रिमेन विद द कंसर्न पर्सन। सर इसको सेपरेट करवाना पड़ेगा और जिसका सामान है उसको देना पड़ेगा। पर ये जो सेपरेशन का खर्चा ये कौन बेयर करेगा? बेली कि बेलर? बेली सर, जिसके पास सामान है। और सर अगर सेपरेबल नहीं है तो उस केस में द बेली विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट, क्योंकि सर एक तो अनऑथराइज्ड मिक्सिंग है और दूसरा सेपरेबल नहीं है। सर ये हो गया एम। उसके बाद ए सर अगर एक्रीशन हो गया, एक्रीशन मतलब क्या? मैं बेलर, सामने बेली, मैंने अपना मुर्गा दिया, उसकी मुर्गी थी, उन्होंने मिलकर के एक मुर्गा बनाया, तो जो मुर्गा बनाया, सर नहीं सर ये तो गड़बड़ हो गया ना। अभी मुर मेरा गा उसका, मुर्गा में मुर मेरा गा उसका, नहीं सर। अगर मेरा ही मुर्गा था, मेरी मुर्गी थी, बस उनके घर पे थी, अब मुर्गा मुर्गी ने मिल करके अंडा दिया, तो वो अंडा किसका सर? वो अंडा मेरा। क्यों? क्योंकि एनी इंक्रीज
और एनी प्रॉफिट विल हैव टू बी रिटर्न बैक टू द बेलर। सर एग्जांपल शेयर का भी था कि अगर शेयर पे डिविडेंड मिला तो डिविडेंड भी लौटाना पड़ेगा। और सर लास्ट, इतना तो छुपा पा नहीं रहे तू जितना एक्टिंग कर रहा है। आर, रिटर्न द गुड्स। सर रिटर्न क्या, बेली का ड्यूटी होगा कि गुड्स को रिटर्न कर देना। सर ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले ने डिमांड बैक नहीं किया। तुम बेली ये नहीं बोल सकते सामने वाले ने मांगा ही नहीं, मैं क्यों नहीं लौटाऊं, क्यों लौटाऊंगा। नहीं सर, तुम्हारा काम हो गया या तुम्हारा पीरियड खत्म हो गया तो तुमको लौटाना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं लौटाया और उसकी वजह से कोई डैमेज हो गया तो उस केस में तुम खुद लायबल हो, बेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मेरी बात समझे क्या? आर यू विथ मी? सर बेलर की ड्यूटी फायर है, बेली की ड्यूटी कट मार। अब सर उसके बाद इसी सामान में आ जाता है राइट्स। सर राइट्स में सबसे पहले किसका राइट्स आएगा? बेलर का। सर बेलर का क्या राइट्स है? सर बेलर का राइट्स क्या है? रम सूट। आर, सर सामने वाले का राइट है रिटर्न करना, सामने वाले का ड्यूटी है रिटर्न करना, तो बेलर का राइट है डिमांड बैक करना। यू कैन डिमांड बैक इवन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो। दूसरा, रम सूट यू अनऑथराइज्ड यूज, अगर तुमने अनऑथराइज्ड यूज किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता हूं। तीसरा, अरे दोस्तों ऑनलाइन जो सुन रहे हो सुनो ना, रम सूट है। रम सूट मतलब क्या? सर हमने कट मार पढ़ा था, कट मार का रम ले लिया हमने, तो कट मार में जो रम हमने लिया है, रम का आप ऑपोजिट पॉइंट सोचो। आर मतलब रिटर्न गुड्स, सामने वाले को रिटर्न करना है, मतलब मैं डिमांड बैक कर सकता हूं। यू अनऑथराइज्ड यूज, अगर अनऑथराइज्ड यूज अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता हूं। और एम, मिक्सिंग अगर हो रहा है तो उस केस में मैं कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं। और सर सूट में दो सूट फाइल कर सकता हूं, एक तो सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर और दूसरा सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी। जिनको याद आ रहा है बोलो, जिनको याद नहीं आ रहा है याद करो, जिनको याद आ रहा है बोलो, जिनको याद नहीं आ रहा है दिमाग में डालो, डालने दो, जाने दो, जितना जाएगा जाने दो। पहले वाला भूल रहे हो, भगवान भरोसे जाने दो, लेकिन अभी वाला याद करो। सर हम लोग क्या पढ़ रहे? राइट्स ऑफ अ बेलर, रम सूट। आर रिटर्न मतलब डिमांड बैक, यू मतलब अनऑथराइज्ड यूज मतलब वॉइडेबल, एम मिक्स कॉम्पनसेशन, सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर और सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी। सर सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर क्या था? अगर बेलर ने बेली को गुड्स दिया है और बेली अगर किसी कारण से वो गुड्स को यूज नहीं कर पा रहा है, तो बेली जो है ना उसको यूज करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शन लेना पड़े वो ले ले। मतलब सर अगर मैंने मनीष को गाड़ी दी थी, गाड़ी चोरी हो गई, तो मनीष जाके केस फाइल कर सकता है और गाड़ी की रिकवरी करवा सकता है। कोई पुलिस में ये नहीं बोलेगा कि मेरी गाड़ी है, मनीष की नहीं है तो मनीष केस नहीं कर सकता। नहीं सर, जो राइट्स बेलर के है ना वही राइट्स बेली के आ जाते हैं। सर एक बार ये लैंग्वेज पढ़ो, इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives bailey of the use or possession of the goods bailed and does them any injury, bailey is entitled to the use remedies as owner might have used in the like case if no bailment was made, and either bailey and bailey may bring a suit against the third person for such deprivation or injury। समझे क्या सर? सर बेलर या बेली दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। मेरी बात समझे? आर यू विथ मी? यस सर। सर सुनो ना, राइट्स ऑफ अ बेली लास्ट, बेलर के ड्यूटीज हो गए, बेली के ड्यूटीज हो गए, बेलर के राइट्स हो गए, बेली के राइट्स पढ़ रहे। बेली के राइट्स में क्या आता है? सोने वाले जो लोग सो रहे हो तुम गधे हो, गधे, तुम गधे हो। सर क्या राइट्स है बेली के? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ बेली? फायर में पूरा फायर नहीं था सर, फायर में क्या कटेगा? तुम लोगों ने ये बना रखा है राजा, फायर में मैंने क्या बोला? फायर रहेगा और कोर्ट और लीन। सर फायर में क्या था? एफ। सर सामने वाले का काम है फॉल्ट डिस्क्लोज करना, मेरा राइट है फॉल्ट जानना, मेरा राइट है नोन फॉल्ट जानना, और अगर हायर पे लिया है तो अननोन फॉल्ट भी जानना। आई क्या है सर? इंडेमनीफाई, सामने वाला इंडेमनीफाई करेगा, मैं इंडेमनिटी लूंगा। आर क्या है सर? रिटर्न, सामने वाले का मेरा राइट है कि जब मेरा गुड्स रिटर्न करने जाऊंगा सामने वाला ले लेगा। ई एक्सपेंसेस, सर जो भी एक्सपेंस मेरे हक का है वो मेरे को मिल जाएगा। और कोर्ट, सर सुनो ये इंपॉर्टेंट है, अगर बेली को कंफ्यूजन हो गया कि ओनर कौन है तो उस केस में वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि कोर्ट तू बता ओनर कौन है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने मेरा टीवी समर वेकेशन में शिवम के पास लेके गया रिपेयर करवाने के लिए। शिवम ने बोला 3 महीना तो कम से कम देना पड़ेगा। सर अब 3 महीने के लिए मैंने गाड़ी टीवी रिपेयर के लिए दे दिया। उस समय में शिवम ने क्या किया? वो टीवी 2 दिन में रिपेयर करके रोहित को आगे लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया। अब मैं रोहित के घर गया तो रोहित के हिसाब से टीवी किसका है? शिवम का। मैं रोहित के घर गया, मैंने बोला मेरी टीवी है, मैं इसे उठा करके लेके आने लग गया। तो रोहित ने बोला रुक जाओ, मैं आपको ऐसे टीवी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे हिसाब से ओनर कौन है? शिवम, और क्लेम कौन कर रहा है? शुभम। तो अब वो जाके क्या करेंगे? कोर्ट में केस, और कोर्ट डिसाइड करेगा बेलर कौन है और उसके हिसाब से गुड्स रिटर्न हो जाएंगे। और लास्ट लियन। सर लियन में 2 आते हैं, एक जनरल लियन और एक पर्टिकुलर लियन। सर एक बार ये चार्ट देख लो, फायर, कटमार, रम सूट कर लोगे पक्का?
ओके सर, सर आगे पढ़ो ना, टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बात सुनो, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन, सर टर्मिनेशन बहुत आसान है, डीएनडी पे था फोन, सर डीएनडी पे था, डी डेथ, किसकी डेथ, किसी की भी डेथ, दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। एन, अगर आपने रिवोकेशन का नोटिस भेजा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। डी, अगर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है गाड़ी वही डिस्ट्रॉय हो गई तो एजेंसी कहां कर, ये आपका बेलमेंट कहां करोगे। पी, अगर जो पर्पस था वो अकम्प्लिश हो गया। और ई, अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायरी हो गया है सर, उस केस में एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो गया है तो ये 5 केस में आप क्या कर दोगे, टर्मिनेशन। सर 5 केस फिर से बोलो, डीएनडी पे था फोन, डी, फिर से डी, डेथ, नोटिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, पर्पस अकॉम्प्लिश और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। सर बीकॉम वाला सेंटेंस लिख लोगे खींच खींच के, पक्का। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मजाक, मैं तो रास्ते से भेलपुरी, बस बस आगे मेरे को क्या हुआ, फोन मिल गया। सर आगे मेरे को क्या मिल गया, फोन मिल गया, तो मैं क्या हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। अगर मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हो गया ना तो लॉ एक मजाक करता है, क्या मजाक करते हैं कि मालिक को ढूंढो और उसको गुड्स लौटा दो। ठीक है, ये लोग भारत में नए नए आए थे ना ब्रिटिशर उस टाइम पे, तो उनको समझा नहीं था हम लोगों का, इसलिए हमने भगा दिया उनको। सर क्या लिखा है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू हिम इज कॉल्ड एज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। सर इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड सरेंडर द गुड्स टू हिम। उसके बाद सर मेरे को बात बताओ ना, सर क्या फाइंडर रियल ओनर को सू कर सकता है। मेरी बात सुनो सर, अगर तुमने उस फोन पे कोई खर्चा किया तो आप सामने वाले से वो खर्चा क्लेम कर सकते हो। अगर उसने वो खर्चा नहीं दिया तो आप उस पे केस, पर आप उसको वापस गुड्स को क्या कर लोगे, रिटेन कर लोगे, आप खर्चा नहीं करोगे। पर सर अगर उसने सामने से स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस किया था और मैं फिर गया फोन देने के लिए और उसमें रिवॉर्ड नहीं दिया ना, तो फिर मैं केस कर सकता हूं। सर आप सू कर सकते हो क्या, जनरली नहीं, पर अगर उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया था तो सू कर सकते हो। सर दूसरा मेरे को बताओ, क्या गुड्स को सेल कर सकते हैं। लॉ ने बोला जनरली सेल नहीं कर सकते, पर अगर सर रीजनेबल डिलीजेंस के बाद भी आपका ओनर मिल ही नहीं रहा है, या दूसरा मिलने के बाद उसने आपका पैसा देने से मना कर दिया, और जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है, या फिर जो गुड्स पे खर्चा है आपने वैल्यू के 2/3 से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो ये सारे कंडीशन मिलेंगे सर, तो आप क्या कर दोगे, गुड्स को बेच दोगे। ध्यान से मेरी बात सुनना सर, ध्यान से सुनना, रीजनेबल डिलीजेंस के बाद भी रियल ओनर मिल नहीं रहे, पहली चीज, या फिर दूसरा मिलने के बाद उसने क्या कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, जो पैसा खर्चा हुआ था वो रिम्बर्स करने से मना कर दिया, और उसके बावजूद गुड्स जो है वो पेरिशेबल है, या फिर गुड्स में हमने टोटल वैल्यू का 2/3 से ज्यादा खर्चा कर दिया है, तो उस केस में लॉ क्या कहते हैं, शांति से बेच दे और बात को खत्म कर। सर रीजनेबल डिलीजेंस लिखा है, रीजनेबल डिलीजेंस, मैंने फोन ऐसे उठाया, किसी का है नहीं, मैं बेच दिया, सर इसको रीजनेबल डिलीजेंस नहीं बोलेंगे, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। सर उसके बाद जनरल और पर्टिकुलर लियन बहुत आसान। सर पर्टिकुलर लियन मतलब स्पेसिफिक, और जनरल लियन मतलब 5 लोगों के लिए। सर पहले पर्टिकुलर लियन बात कर ले, अगर एक बेलर ने गुड्स दिया बेली को, जिसमें बेली काम करने वाला है 2 चीजें यूज करके। सर अगर पर्टिकुलर लियन पे क्वेश्चन आया और अगर तुमने लेबर एंड स्किल नहीं लिखा तो तुमको मार्क्स घंटा नहीं मिलेंगे। 2 वर्ड क्या है, लेबर एंड स्किल। तो सर अगर आपने लियन पे कोई गुड्स दिया और सामने वाले ने लेबर और स्किल यूज किया है उस पे, और लेबर और स्किल यूज करने के बाद अगर वो गुड्स को रिटर्न करने वाला है, पर जो रेम्यूनरेशन मांग रहा है वो अगर मैं नहीं दे रहा हूं ना, तो सामने वाला गुड्स को क्या कर लेगा, रिटेन। सर मैंने टेलर को कपड़ा दिया, फट गया है भाई, सी दे। अब सर वो सीने के बाद अगर जब मैं वापस लेने गया उसने बोला सी दिया, पैसे दे, तो अब मैंने पैसे देने से अगर मना कर दिया तो उस केस में वो कपड़ों को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। पर सर क्या वो कपड़ों को बेच सकता है, क्या वो मेरे पे केस कर सकता है, नहीं, वो सिर्फ गुड्स को रिटेन कर सकता है। पर अगर मैंने बोला पैसे दे, कपड़ा दे दो ना, बाद में पैसे देता हूं, और बाद में मैंने पैसा नहीं दिया, तो वो मेरे पे केस कर सकता है क्या, हाँ। अब वो क्या गुड्स को बेच सकता है क्या, क्या बेचेगा, जो फटा हुआ पड़ा है वो बेचेगा, वो कपड़े नहीं बिकेंगे भाई, जो सी गया वो तो वापस में लेके आ गया। तो सर पर्टिकुलर लियन में ध्यान रखना कि आप यूजुअली ना सेल कर सकते हो ना सू कर सकते हो, आप बस रिटेन कर सकते हो। पर सर रिटेन भी क्यों कर रहे हो, तुमने लेबर और स्किल को यूज किया है और तुमको अपना रेम्यूनरेशन ड्यू है जो नहीं मिल रहा है। सर पढ़ो क्या लिखा है, in case of a bailment for a specified purpose where the bailee has any purpose of the bailment rendered any service involving
labor or skill, then in that case he has the right to retain such goods until he receives the remuneration. सर पहला केस क्या है कि आप सू नहीं कर सकते, पर अगर आपने गुड्स रिटर्न कर दिया है तो आप सू कर सकते हो. सर आप गुड्स को, सर आपका पर्टिकुलर लियन का राइट लॉस हो जाता है अगर तुमने काम को समय पे या ढंग से खत्म नहीं किया है. सर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया तो मैं रेम्यूनरेशन देने के लिए लायबल नहीं हूं और आपके पास कोई भी राइट नहीं है सेल करने का. सर ये तो पर्टिकुलर लियन हो गया. जनरल लियन सुनो ना, जनरल लियन में 5 लोग आते हैं. जो लास्ट में तुमने लाला लैंड गाया है ना, सुनो, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर. पहला 3 छोड़ दो, चौथा क्या है? अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट. 5वां क्या है? पॉलिसी ब्रोकर. ये 5 लोगों के लिए अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज स्टेट्स, unless the contract states to the contrary, ये 5 लोगों के पास जनरल लियन का राइट होता है. जनरल लियन मतलब सर आपको पता है कि अगर एक लोन लिया, लोन ए और लोन बी लिया, लोन बी का जो सिक्योरिटी है ना उसको लोन ए के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. सर ये 5 लोगों के लिए, पर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो जनरल लियन होता है क्या? नहीं. उस केस में जनरल लियन डालने के लिए आपको एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि जनरल लियन है. अरे मेरी बात समझे क्या? आपको एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि जनरल लियन है. आर यू विथ मी? यस यस सर. ये क्या हो गया आपका? जनरल लियन का हो गया. सर जनरल लियन का एग्जांपल आप पढ़ लेना. सर जनरल लियन में ना, under the right of general lien the goods cannot be sold but can only be retained for the due. The right of lien can be waived through a contract. ये तो आपको पता है ना. जनरल लियन को आप कॉन्ट्रैक्ट से हटा सकते हो. एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37 आपके क्वेश्चन बैंक का, उसमें क्या लिखा हुआ था कि बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना उसमें उन्होंने क्लियरली पर्टिकुलर लियन लिख दिया है. तो सर अगर पर्टिकुलर लियन लिख दिया तो जनरल लियन का राइट आपका गायब हो जाता है. अरे समझे क्या? समझ लगा? सर ये आपका पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन में राइट है. सबसे पहला इन्होंने बहुत भारी डिफरेंस बताया. सेक्शन इसका 170, इसका 171. वाह 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 वाह. ठीक है सर. उसके बाद इन्होंने क्या बताया? सर पर्टिकुलर लियन पढ़ेंगे फिर जनरल लियन पढ़ेंगे. पर्टिकुलर लियन में क्या बोले? इट इंप्लाइज द राइट टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स बेल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट. पर यहां पे क्या कर रहे हो सर आप? राइट टू, जाने दो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, जाने दो. सर आप 5 पॉइंट समझ गए ना? आप जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन का मेजर डिफरेंस समझ गए ना? ये वाला आप रीड कर लेना, क्योंकि सर समझ कितना भी लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोनों में फर्क बताओ. तो क्वेश्चन में फर्क बताने के लिए सर आपको समझना पड़ेगा मीनिंग क्या है. उसके बाद सर ऑटोमेटिक मतलब क्या? पर्टिकुलर लियन ऑटोमेटिक है अगर लेबर और स्किल यूज कर. जनरल लियन ऑटोमेटिक नहीं है, पर 5 केसेस में ऑटोमेटिक होता है. उसके बाद सर लेबर का इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता है, यहाँ पे नहीं है. और उसके बाद सर कौन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पे तो इन लोगों के लिए, यहाँ पे तो सर बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, प्लेजी सब के लिए एप्लीकेबल है. उसके बाद सर हमारा प्लेज शुरू हो जाता है. मेरी बात सुनो, बेलमेंट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन क्या है? प्लेज. प्लेज में कितने पार्टीज होते हैं? सेम 2 पार्टी. सर एक को कहते हैं, एक सेकंड ध्यान दो, स्पेलिंग स्क्रीन की तरफ ध्यान देते हुए पढ़ते रहना. PAW. आपके एग्जाम में W होना बहुत जरूरी है. पॉनर और दूसरा पॉनी. पॉनर और पॉनी, ये वाले केस, ये वाले कॉन्सेप्ट समझाते वक्त तुमने देखा होगा कहीं पे भी मैंने नाम बहुत सेंसिटिवली A और B में खत्म कर दिया. बहुत अगर मैं बोलता दिशा पॉनी है तो तुम बोलते लगता तो था ही मेरे को. ठीक है, पॉनी क्यों नहीं हो सकती? वो तेरा सपना टूट जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा. हे भगवान. सर पॉनर, पॉनी, ये वीडियो यूट्यूब पे रहने दे सकेंगे क्या हम? हाँ नहीं रहने दे सकेंगे ना. सर देखो मैं तो फिर से बोल दूं, मैंने तो कोई ऐसी बात करी नहीं. देखो घर पे बैठे जो अकेले बच्चे देख रहे हैं, तुम लोग तो यहाँ पे क्या, अरे वो बोल रहे हैं करके तुम समझा देते हो, तो अपने साथ साथ बाजू वाले को भी पढ़ाई कर देते हो. पर घर में जो बैठा हुआ नादान सा बच्चा है, तुम गूगल मत करना भाई, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी. सुनो सर, पॉनर और पॉनी, मेरी बात सुनो. सर पॉनर कौन होता है? जो हाँ सर, पॉनर वो होता है, रजत सुन, पॉनर वो होता है जो गुड्स. सर सुनोगे, पॉनर कौन होता है? पॉनर वो होता है जो गुड्स को प्लेज पे देता है, और पॉनी जो गुड्स को लेता है. सर बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट में जब पर्पस डिफाइन हो जाता है ना, उसको प्लेज बोल देते हैं. क्या? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जब पर्पस डिफाइन हो जाता है, 2 पर्पस,
या तो रीपेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अगर डेट के रीपेमेंट के लिए या प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए अगर आप सामान गुड्स को डिलीवर कर रहे हो और जब वो पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाएगा, गुड्स रिटर्न हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? प्लेज। तो सर प्लेज का डेफिनेशन क्या है? प्लेज इज बेसिकली बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एज प्लेज। इसमें सर दो पार्टी होते हैं, बेलर और बेली। बेलर को कहते हैं पॉनर और बेली को कहते हैं पॉनी। दूसरा वर्ड क्या है सर? प्लेजर और प्लेजी। एसेंशियल्स सर, एक एग्जांपल, मां के कंगन, वो अगर मैंने क्या किया, गिरवी रखवाया लोन लेने के चक्कर में, तो उस केस में क्या होगा सर? उसको प्लेज माना जाएगा। सर व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्लेज? सर प्लेज होने के लिए सबसे पहले बेलमेंट होना जरूरी है। तो सर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट इज कंसिडर्ड एज अ एसेंशियल फॉर अ प्लेज। उसके बाद सर प्लेज के लिए बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस। सर ये प्लेज का पर्पस है। पर्पस क्या है? या तो डेट के अगेंस्ट या फिर अगर आप परफॉर्मेंस के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी यूज कर रहे हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है? मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, पैसा नहीं हो सकता। क्या है सर प्लेज का सब्जेक्ट मैटर? गुड्स। गुड्स प्लेज शैल बी इन एग्जिस्टेंस और डिलीवरी ऑफ गुड्स। वाह वाह वाह, अच्छा किए बता दिए सर। गुड्स होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और डिलीवरी होना चाहिए। और गुड्स क्यों दे रहे हो सर? आप एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको हम कहते हैं प्लेज। सर प्लेज होने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स एग्जिस्टेंस में, और गुड्स को क्या करना पड़ेगा? डिलीवर। और आप गुड्स क्यों दे रहे हो? एज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फॉर व्हाट? फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तुम हो कि नहीं? वाह क्या बात है सर। उसके बाद मैंने क्या कहा? राइट्स ऑफ अ प्लेजर और राइट्स ऑफ अ प्लेजी पढ़ेंगे सर। राइट्स ऑफ अ पॉनर और प्लेजी पॉनी पढ़ेंगे सर। पॉनी मतलब सर जो बेली वाला साइड पढ़ो। बेली वाला राइट्स मतलब उधर क्या था सर? फायर कोट सूट, फायर कोट लियन। सर राइट्स ऑफ अ बेली डब्बा, थोड़ा डब्बे में डब्बा याद तो करो डब्बो। सर मैंने क्या कहा? राइट्स ऑफ अ प्लेजी। ऐसे डिमोटिवेट करोगे? हाँ 5 मिनट रुको ना उनको। पांच मिनट रुको ना, 5 मिनट रुको ना। उनको नीचे जाकर के ना उन चाबी बंद करके रख लो, मैं बाकी लोगों को भेजता हूं। सुनो अभी डिस्टर्ब मत करो, जिनको जाना है चुपचाप निकलो। अरे तू अभी तक गुड नाइट बोला नहीं, हम बाहर जाएं क्या? तू भी लड़कियों की बस में जाएगा? तेरे को भी गुड नाइट बोलना है? बाय। सर प्लेज पढ़ेंगे, प्लेज 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 प्लेज, एकदम ध्यान से, बहुत मजा आएगा सर प्लेज में। सर प्लेज में मैंने क्या कहा? राइट्स ऑफ अ पॉनी और प्लेजी। सर सबसे पहला रिटेन द गुड्स प्लेज। अरे इतना डिस्टर्ब करके मत जाओ रे, चुपचाप उठो और चल दो। तू कहां जा रहा है? बस चलाएगा? अच्छा ठीक है, बाय। इतने भी कम नहीं है सर, पार्टी करते पार्टी। ले जी मैडम शुरू करें? रेडी हो? पक्का? सर देखो बस खत्म होने आ गया, प्लेजी का पॉइंट ज्यादा है नहीं। अगर 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 लाइव नहीं चल रहा होता ना, मैं तुमको यूं चुप करा देता। तो ना टेलीपैथी होने दो, थोड़ा सा ना टेलीपैथी होने दो। मैंने बोल दिया, सोच लो। रिटेन द गुड्स प्लेस, रिटेन द गुड्स प्लेस। सर आप सर प्लेजी का राइट सर समझो, अगर मैंने बैंक से, आप याद करो रिलायंस जियो ने अगर बैंक से लोन लिया है और बैंक में अगर उसने अपना एक लैंड जियो पार्क अगर गिरवी रखवा रखा है, तो उस केस में प्लेजी के क्या राइट्स होंगे सर? जिसके पास गिरवी रख रखा है, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम हंसते रह जाओगे, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। सबसे पहला रिटेन द गुड प्लेस, अगर तेरे को पैसा नहीं मिला तो गुड्स को क्या करेगा? तू रिटेन करेगा। दूसरा रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेट। लॉ क्या बोल रहे? जनरल लियन मिल जाएगा अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो तो। हाँ हाँ चल चल ठीक है। उसके बाद सर तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है वो पैसे मिलेंगे। और वेयर द पॉनर डिफॉल्ट्स पॉनी कैन फाइल सूट एंड सेल द गुड्स। आप ना सर केस भी कर सकते हो और गुड्स बेच भी सकते हो। सर इंपॉर्टेंट, एक बार मेरे साथ साथ पढ़ो, हम किसके एक एक करके मत जाओ रे। तेरे को भी जाना है? सर मेरे साथ साथ तुम लोग डिस्टर्ब नहीं होगे ना इनको देख के?
मेरे साथ साथ देखो सर, मैंने क्या कहा, यू मे रिटेन द गुड्स प्लेस नॉट ओनली फॉर द पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड एंड द इन द पोजेशन एंड प्रिजर्वेशन। सर लॉ क्या कहता है, सुनो ना, तुम गुड्स को रिटेन कर सकते हो। सर जो पैसे तुमने दिए थे वो वापस नहीं मिले तो गुड्स रिटेन कर लेना, साथ साथ में वो पैसों का इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसके लिए भी रिटेन कर सकते हो। तुमने कोई नेसेसरी एक्सपेंस किया था उसके लिए भी रिटेन कर सकते हो, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए रिटेन नहीं कर सकते। पर तुमको क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो। बकवास बात है कि नहीं, बकवास है कि नहीं सर? पर यही लिखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड्स के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए रिटेन नहीं कर सकते लेकिन सू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है सर, आप ना सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए भी रिटेन कर सकते हो लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। तीसरा क्या है सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड अगर आपने कोई किया है तो उसके लिए आप रिटेन नहीं कर सकते पर आप सू कर सकते हो। और सर लास्ट वाला सू और सेल का पॉइंट है, क्या लिखा है सर, अगर आपको पेमेंट नहीं मिला या फिर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो पॉनी क्या करेगा सर, पॉनी केस फाइल कर सकते हैं और केस फाइल करते वक्त वो गुड्स को भी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख सकता है। सर वो केस तो फाइल करेगा लेकिन साथ में गुड्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखेगा, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, ही में सेल द गुड्स एट अ रीजनेबल नोटिस। सर नोटिस देना जरूरी है, नोटिस के बिना सेल नहीं करोगे। सर सेल किए, ज्यादा पैसा मिला तो ज्यादा पैसा दे दोगे सामने वाले को, कम पैसा मिला तो जो कम पैसा के लिए डेफिसिट है उसके लिए सामने वाला लायबल रहेगा। समझे क्या? Did you understand? Yes sir. Okay सर, ये हो गया आपका राइट्स। उसके बाद सर राइट्स ऑफ अ पॉनर और प्लेजर। सर मतलब जो प्लेज करवा रहे, मतलब सर मैं अगर लोन ले रखा हूं, मैंने प्लेज करवाया तो मेरे क्या राइट्स होंगे, मेरे वही राइट्स होंगे जो मेरे पेलर के ही राइट्स होंगे। सर पेलर के राइट्स बोले तो रम सूट, रम सूट। सर रम सूट आपका राइट होगा लेकिन एक एक्स्ट्रा राइट है यहाँ पे, राइट ऑफ रिडेम्पशन। राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या है, गुड्स का एक्चुअल सेल होने के पहले मैं गुड्स जो भी पैसा ड्यू था वो उसका इंटरेस्ट, एक्सपेंस और सारा पैसा देके मैं अपने गुड्स को रिलीज करवा सकता हूं। ये किसके पास राइट है सर, ये प्लेजर के पास राइट है। उसके बाद सर ड्यूटीज ऑफ पॉनर और प्लेजी, सर वही बात है। पॉनी का क्या राइट है सर, पॉनी का राइट है कट मार और प्लेजर का राइट क्या है सर, वही है फायर वाला पॉइंट। सर यहां पे आप थोड़ा सा ना प्लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देना, आर नहीं है इसमें, आर नहीं है सर, फायर में आर नहीं है, फायर में आर नहीं है। पर उसके बाद सर दो एक्स्ट्रा राइट भी तो है, क्या क्या आप कॉम्पनसेट मांग सकते हो फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर एक बार पढ़ लो सर, ये किसके ड्यूटीज पढ़ रहे हैं हम, पॉनर के। पॉनर मतलब जो गुड्स को प्लेज करवा रहे हैं। सर ही इज लायबल टू पे द डेट, जिस चीज के लिए पैसा लिया था तू कॉम्पनसेट करेगा किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए, वरना तेरा गुड्स रिटेन तो नहीं कर पाएंगे, सू कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है सर। तीसरा इंडेमनिफाई द पॉनी। चौथा डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स व्हिच में पुट दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क एंड द पॉनी सेल कर देगा सर। और अगर शॉर्टफॉल हुआ है ना तो वो क्या करेगा, डेफिसिट मांगेगा। समझे क्या, हो क्या मेरे साथ? हाँ सर। सर ये राइट्स हो गया। उसके बाद सर प्लेज बाय नॉन ओनर एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। प्लेज बाय नॉन ओनर में 5 केस थे। को वीजा, को वीजा सर अपन इसके सीक्वेंस में याद करते हैं। एक चीज तुमको ऊपर ऊपर से बता देता हूं क्योंकि रिविजन है। सर आपको पता है प्लेज बाय नॉन ओनर, प्लेज यूजुअली ओनर करते हैं पर कुछ केसेस में नॉन ओनर कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन ओनर भी कर रहे हैं ना, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सामने वाला उसको गुड फेथ में ले रहा है विदाउट नॉलेज ऑफ द कि सामने वाले के पास टाइटल नहीं है, गुड फेथ में कर रहे हैं, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द प्लेजर। इस केस में वैलिड हो जाएगा। सर प्लेज करने के लिए 5 ऑप्शन है। पहला इसके हिसाब से पढ़ो, मर्केंटाइल एजेंट। सर मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या, अगर एक प्रिंसिपल ने किसी को एजेंट बनाया, एजेंट को मैंने माल दिया, एजेंट उस माल को प्लेज करवा के लोन लेके आ गया, इट विल बी अ वैलिड प्लेज as long as that the bank is not aware that he is an agent. Bank takes gives such loan in good faith और बैंक ने डिफेक्टिव टाइटल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उस केस में सर ये जो प्लेज है इसको वैलिड माना जाएगा। पर सर शर्त ये है वो मेरा वैलिड एजेंट है, एजेंट होना चाहिए। सर दूसरा क्या है आपका, where the person is in possession of a goods which is voidable contract। सर याद करो, मैं चला गया एक सोने की दुकान में, मैंने बोला 10 लाख का सामान 1 लाख में देगा क्या, उसने बोला नहीं। मैंने बोला एक बार फिर से सोच के देख, मैंने बंदूक निकाला, उसने बोला देंगे ना मालिक, क्यों नहीं देंगे। उसने मेरे को 1 लाख रुपए में सामान दे दिया। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। पर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सर वो जो दुकान वाला है ना, वो जब चाहे कोर्ट में केस करके ये ट्रांजैक्शन अंडू कर सकता है। पर सर जब तक नहीं किया तब तक अगर मैंने गुड्स का प्लेज सामने करवा दिया और बैंक ने गुड फेथ में वो प्लेज ले लिया तो सर ये प्लेज को वैलिड माना जाएगा। सर इस प्लेज को वैलिड किसका फायदा करवाने के लिए मान रहे? ये प्लेज को वैलिड बैंक का फायदा करवाने के लिए मान रहे, थर्ड पर्सन का फायदा या प्लेजी का फायदा करवाने के लिए मान रहे। उसके बाद सर तीसरा सर लिमिटेड इंटरेस्ट। मैं रस्से से
खा रहा था, मेरे को फोन मिला, सर फोन मेरा है क्या? नहीं। मैं प्लेज करवा सकता क्या? नहीं। पर अगर फोन पे मैंने स्क्रीन ठीक करवाया, स्क्रीन ठीक करवाने के लिए मैंने 5,000 रुपया दिया और सर उस फोन को मैंने प्लेज करवा दिया बैंक के पास, तो उस केस में अगर कोई थर्ड पर्सन आके प्लेजी से वो गुड्स को क्लेम कर रहे हैं ना, फोन अगर क्लेम कर रहे हैं ना, उसको मिनिमम 5,000 रुपए तो देना पड़ेगा, जितना मेरा इंटरेस्ट था, तो लिमिटेड इंटरेस्ट भर का पैसा देना पड़ेगा। फोर्थ, प्लेज बाय अ को-ओनर। को-ओनर मतलब क्या? अगर एक से ज्यादा ओनर है और बाकी लोगों के कंसेंट से अगर मैंने प्लेज कर दिया तो प्लेज को वैलिड प्लेज माना जाएगा। सर ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट में गुड फेथ वाला पॉइंट नहीं लिखा है कि प्लेजी ने गुड फेथ में विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल नहीं लिखा है। फर्स्ट और सेकंड में लिखा था और फिफ्थ में भी लिखा होगा। सर फिफ्थ क्या है? सेलर और बायर इन पोजीशन। याद करो, सेलर ने अगर गुड बेचा, बेचने के बाद गुड्स किसका हो गया? बायर का। पर फिर भी बायर ने अगर मेरे पास पोजीशन छोड़ दिया और पोजीशन के बाद मैं अगर प्लेज करवा दूंगा, इस प्लेज को वैलिड प्लेज माना जाएगा। सिमिलरली अगर बायर ने गुड्स अभी तक खरीदा नहीं है, पर खरीदने के पहले उसने अगर पोजीशन मांग लिया और मांगने के बाद अगर उसने प्लेज करवा दिया, तो ये प्लेज को वैलिड प्लेज माना जाएगा। शर्त ये है कि जो प्लेजी है, ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द नॉन ओनर। क्या कहा मैंने? प्लेजी एक्टेड इन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल। समझे क्या? सर उसके बाद आपका बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस है, एक बार पढ़ लो। सर मीनिंग आपको पता है? कितने पार्टीज होते हैं आपको पता है? दोनों में दो दो पार्टीज होते हैं। तीसरा पर्पस। पर्पस क्या होता है सर? बेलमेंट में आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, प्लेज में दो ही होता है, डेट का रीपेमेंट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कंसिडरेशन क्या होगा सर? कंसिडरेशन यहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो चलेगा, पर प्लेज में कंसिडरेशन होना जरूरी है। उसके बाद सर राइट टू सेल गुड्स। राइट टू सेल गुड्स क्या होता है सर? बेलमेंट के केस में राइट टू सेल गुड्स, पर प्लेज में तो राइट टू सेल गुड्स ही होता है। और राइट टू यूज गुड्स सर, बेलमेंट में राइट टू यूज गुड होता है, प्लेज में राइट टू यूज गुड नहीं होता है। अरे समझे क्या? विद दैट इट्स अ रैप ऑफ आवर यूनिट। नहीं, मेरे को नहीं लगता हम लोग इसको 40 मिनट से कम में खत्म कर पाएंगे। मैं तुमको 10 बजे तक बैठाना नहीं चाहता, मेरे को विशाल सर का कॉल आ जाएगा। मेरी बात सुनो। क्या? शिवम को स्टेज पे बुलाओ, ठीक है? एक सेकंड बैठो, एक सेकंड। सर कौन कौन बोल रहे हैं यूनिट 1 खत्म कर दो? सर देखो, यूनिट 1 एक्चुअली इंडेमनिटी और गारंटी का है, तुम लोग कर लोगे। और मेरी बात सुनो, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, तुम लोगों के लिए मैंने इंडेमनिटी का रिवीजन वीडियो ऑडियो बना रखा है। देखो वैसे तो भैया पूरा रैपिड रिवीजन डाला हुआ है, तीनों यूनिट का 1 2 3 अलग अलग, पर फिर भी हमने कर लिया। यूनिट 1 का जो है सर, यूनिट 1 का जो है इसका रिवीजन ऑडियो में नीचे टेलीग्राम पे आपको मेरा लिंक मिलेगा, वो लिंक में जाओगे तो आपको रिवीजन ऑडियो मिल जाएगा। उससे यूनिट 1 का 20 मिनट में कि 14 मिनट में, 15 मिनट में आपका पूरा यूनिट 1 का रिवीजन इन डिटेल हो जाता है। रेगुलर वाले बच्चे सुन लो, तुम्हारा टेस्ट कल नहीं होगा। आपका टेस्ट कल क्यों नहीं होगा? सर डिपॉजिट का फ्लो खत्म करना है, वेंसडे तक डिपॉजिट खत्म करना है आपका। थर्सडे को पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट होगा। कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड फिनिश योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझे क्या? चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय बोलो, बाय बाय सर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तुम लोग लाइक कर दो रे वीडियो को। चलो बाय। शिवम के लिए गाना गाएंगे, आजा शिवम।